हाँ, तो मैं शुरू में अपनी बात रख लूं 15 मिनट में। संदीप भाई, क्योंकि जो विद्यार्थी आए हैं उनकी बात को सुनना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा दुर्भाग्य से 8 बजे दूसरा एंगेजमेंट कहीं और है। आप हमें अपना संदीप भाई को बधाई हो। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश रक्षा वाहिनी के महानायक संदीप पांडे जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल साइंस एकेडमी, ये अवार्ड मुझे खुशी इस बात की है, तो 2-3 लाइन का होता है, एक बड़े कागज में प्रिंट करा करके और गोल्ड मेडल उसके साथ दीजिए। ये साथियों, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें। आवाज गूंजती है तो फिर वक्ता की आवाज सुनी नहीं जा पाएगी, तो इसलिए सब लोग अपना ये कर लें। सभी साथियों का स्वागत है। खासतौर से हमारे जो आज 2 स्पीकर हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार और डॉक्टर संदीप पांडे जी, और दोनों का खास तौर पर स्वागत। हम लोगों ने उनको समय देने के लिए कहा और उन्होंने सर स्वीकार किया। आज इनको लेकर पिछले दिन से भारत के लोगों की चिंता बहुत है। वहाँ जो है उसको लेकर यहाँ के काफी महान लोग नहीं कि सबको ये लगता है कि हम बच के भी अपने देश तक पहुंच पाएंगे। दूसरा कि पहले जब इस तरह संकट होते थे तो भारत का एक स्पष्ट रूप होता था। कुमार को जो मिला है ना न्याय या एक वैल्यूज के आधार पर वो सुनी हुई हल्ला संदीप पांडे को पहले भारत सरकार की खामोशी है बना हुआ है। हमारे 2 स्पीकर हैं, पहले विद्यार्थी हैं, अगर शिवम पाल्तोवा से आए हैं, यूक्रेन पाल्तोवा में शिवम अनम्यूट कर लीजिए साहब, अनम्यूट कर लीजिए। मीटिंग चली छै। कहाँ फोन कहाँ है? शाहिद साहब, आप अनम्यूट हो कर लीजिए और बाकी साथियों से अनुरोध है कि शाहिद साहब खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज नहीं सुनाई दी क्या? हेलो, सुनाई पड़ रही है जी। तो ये शिवम जुड़े हुए हैं क्या, जो यूक्रेन से आए हैं? यूक्रेन के पाल्तोवा से जो आए हैं वो जुड़े हुए हैं क्या? मोहम्मद आसिफ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ। अच्छा, तो आप आसिफ अपनी बात कहिए, कैसे आए और वहाँ क्या आप पर बीती और कब लौटे हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई बात आपको कहना हो तो वो कहिए। भारत सरकार के ने क्या आपकी मदद की वो बात भी बताइए। जी, सबको तो पहले नमस्कार। और तो वहां से आने का पहले बात तो वहां पे अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है और हमने कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हर चीजें नॉर्मल चल रही थी और बस वीडियो ऑन कर लीजिए आसिफ जी। बातों से बात चल रही थी। वीडियो ऑन कर। क्या ठीक है जी? तो वहां से आने तक का जो ये है, सबसे पहले तो वहाँ सब सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद अचानक से 24 तारीख को अचानक से पता चलता है कि अटैक हुआ है हमारे। मैं इवानो में पढ़ाई करता हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ मैं।
वहाँ पे, और इवान फ्रांकोस में 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो फिर मुझे पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है, हम सोए हुए थे सुबह के बाद, जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारे खिड़कियों से देखते हैं, बिल्कुल धुआं सा उठ रहा होता है और बहुत सारी सायरन की आवाज आती है, बहुत सारी ये फायर ब्रिगेडर की जितनी भी होती है वो गाड़ी, वो रोड से जाती है, तो हम घबरा जाते हैं कि क्या बात हुई। फिर पहले होती है कि ऐसे ही कुछ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अटैक हुआ। उसके बाद फिर हम अपने टीचर से बात करते हैं, तो फिर टीचर जो कहते हैं कि अभी आप इंतजार करें इंडियन एम्बेसी के कॉल का। लेकिन उसके बाद इंडियन एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही थी। और फिर जहां तक हुई मदद की बात, तो मदद तो हम खुद बॉर्डर पे गए हैं, और बॉर्डर से एयरपोर्ट भी हम खुद गए हैं। इंडियन भारत सरकार ने बस इतना किया है कि हमें एयरपोर्ट से निकाला है, रोमानिया के एयरपोर्ट से, और हम अपना खुद, हम जैसे तैसे बॉर्डर पहुंचते हैं, वो भी अगले के अगले दिन, यानी सैटरडे को हम बॉर्डर के लिए निकलते हैं। और बॉर्डर में बहुत ही मुश्किलात का सामना हम लोगों ने किया, क्योंकि बॉर्डर में बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल कई बार पैर के नीचे आ जा रही थी, बहुत धक्का मुक्की हुआ लोगों का, तो चीजें बहुत वर्स्ट थी वहां पे। हेलो। और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। और जो बताने की बात यही है कि और बताने की बात यही है कि सरकार ने जितने भी टोल फ्री नंबर दिया है वो बिल्कुल यूज में नहीं है, तो इससे हमें बहुत परेशानी हुई है। जितने भी सरकार के इंडियन एम्बेसी के जितने भी टोल फ्री नंबर आप देखते हैं, या राज्य सरकार ने भी जितने टोल फ्री नंबर आपने दे रखा है, उनका ये है कि आप बस उन्होंने दे रखा है और आप लगाओगे तो रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स और एम्बेसी के बीच का जो इंटरेक्शन है ना, वो बिल्कुल नहीं है। वो बस खुद से लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जैसे तैसे, बिना खाए पिए, और यहाँ वहाँ का मौसम बिल्कुल अभी ऐसा है कि अभी माइनस में है, स्नोफॉल, और बॉर्डर पे ऐसे रहना, कितने लोग हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। और जब मैं 26 की रात जब वहां था, तो एक बच्चा हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया था, और वो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ ऐसा है कि जो मजबूत लोग हैं वो तो कैसे भी धक्का मुक्की करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई मैनर नहीं है, कोई लाइन नहीं है। और बॉर्डर में बहुत समस्या है, क्योंकि एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन एक के बाद एक जा सकते हैं, क्योंकि पूरी भीड़ नहीं जा सकती है, क्योंकि उनकी भी इनसिक्योरिटी है। और कई लोगों ने ऐसे पास करने की, वो जो ऊपर ये जाली लगा हुआ है उसको पार करने की कोशिश की, तो उनको फिर वापस हटाया गया। और यहाँ ये भी है कि फायरिंग भी की गई, आसमानी फायरिंग हटाने के लिए, बच्चों को पीछे धकेलने के लिए। और उससे फिर बच्चे धक्का मुक्की में बहुत चोटिल हुए हैं, किन्हीं का सामान छूट रहा है इधर, कभी इधर सामान छूट रहा है, तो बहुत मुश्किलात से। तो कुल ये है कि बहुत मुश्किल से लोग एयरपोर्ट पहुंच पा रहे थे। और बॉर्डर से एयरपोर्ट का ये है 400 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूर पे एयरपोर्ट है बॉर्डर से भी, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात तो बहुत मुश्किल से, ये भी है कि आपको रोमानिया सरकार जो है वहाँ की, उन्होंने हम लोगों को वहां से निकाल कर एयरपोर्ट तक पहुंचाया, हमें शेल्टर दिया, फिर वहां पे हमें खाना और जितने भी एसेंशियल चीज है वो प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन वही है कि अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त फंसे हुए हैं, जैसे जो दोस्त मेरे कीव में है, और खार्किव में कुछ दोस्त फंसे हुए हैं, तो उनके लिए बस दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर लौट पाए। दादा,
आपको कुछ अंदाजा है कितने स्टूडेंट होंगे भारत के अभी भी? अंदाजे की बात अगर की जाए तो अभी भी 4 से 5 हजार बच्चे हैं, 4 से 5 हजार बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ फंसे हुए हैं? जी फंसे हुए हैं, ये एक अनुमान है। और ऐसा भी है कि बहुत और सारे बच्चे लापता हैं, उनका पता नहीं, मतलब टिकट का क्या मैंने किसने भारत सरकार ने प्रोवाइड कराया? जी टिकट तो भारत सरकार ने प्रोवाइड किया, लेकिन टिकट का मतलब मेन परेशानी टिकट नहीं है। वहां पे मेन परेशानी है कि आप एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, क्योंकि हमारे साथ निकले हुए बच्चे जो 26 तारीख को निकले हुए हैं इतनी ठंड में, और वो वहां पे 4 रातें गुजारने के बाद वो कल उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है 4 तारीख को। तो ये दिक्कत ये है कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करे और कैसे वहां तक पहुंचे। ठीक है आशु, बहुत शुक्रिया आपका। अब विश्वजीत जी या शिवम अगर हो तो वो अपनी बात कहें। विश्वजीत या शिवम जुड़े हुए हों तो। ये बात तो गलत न करके ककरो फेंक दल के सामान। जिनका माइक ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए ना। हाँ विश्वजीत जी बोलिए आप। बेचा मच्छर बड्ड बैठिए ना। विश्वजीत जी बोलिए अगर हैं तो, और नहीं है तो राहुल जी को भी हम लोग ले सकते हैं। हाँ। विश्वजीत ने चैट बॉक्स में लिखा है कि आई कांट ज्वाइन सर, माय माइक इज नॉट ऑन। ठीक है। अच्छा, तो उनका माइक अगर आप ऑन कर सकें तो करिए, नहीं तो वो खुद अनम्यूट करें अपने आप को। तब तक राहुल जी को हम लोग जोड़ लेते हैं, अगर राहुल जी जुड़े हुए हैं। विश्वजीत कह रहे हैं कि आई कांट अनम्यूट माई सेल्फ, तो ऐसा लग रहा है कि आपको उनका माइक खोलना पड़ेगा। देखिए अगर आप जो भी होस्ट है वो इसको करें। राहुल भी तो जुड़े हुए हैं। राहुल आप बोलिए। राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। राहुल माइक आपका अनम्यूट मैंने अनम्यूट कर दिया। मेरे फोन में अनम्यूट ही दिखा रहा है। वीडियो भी जी आपकी आवाज आ रही है राहुल? आ रही है आवाज? आ रही है। वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है सर, वीडियो ऑन कर दिया है मैंने। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ मैं राहुल कुमार हूँ और मैं भी इवानो से ही आया हूँ। इवानो यूक्रेन की एक स्टेट है, वहाँ ओब्लास्ट बोला जाता है वहाँ पे। तो हमें जैसे कि हमारी जो कुछ गलती तो हमारी कॉलेज की भी हो गई। उन्होंने हम बोल रहे थे सारे बच्चे कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी जाए जिससे हम इंडिया चले जाए पहले ही, क्योंकि वार होने वाला नहीं होने वाला कोई ऐसे फिक्स नहीं था कि वार होगा या नहीं होगा। और एम्बेसी से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हाँ टिकट है इतने की, ऐसा वो बोल नहीं रहे थे एम्बेसी कि आप चले जाओ इंडिया, ऐसा कुछ उस टाइम वार जब होने से पहले। वो बस हमें बता रहे थे टिकट है, जो कि बहुत महंगी आ रही थी उस टाइम, 1 से 1.5 लाख की टिकट आ रही थी। तो बच्चे जाने के लिए सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, इतनी महंगी टिकट आ रही है और वार नहीं हुआ तो ये लोग तो यूनिवर्सिटी वैसे भी ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, तो बच्चों को दिक्कत हो सकती थी वहां पे। फिर अचानक से वार का इंफॉर्मेशन आता है तो एम्बेसी की तरफ से कुछ बच्चों बोलते हैं कि न्यूज मिलता है कि ऐसे कोई 4-5 दिन के बाद इन्होंने एक बस बुक की जो कि यूनिवर्सिटी में ले जा रही थी, जो कि रोमानियन बॉर्डर पे हमें एक बस ले जाने आएगी। लेकिन फिर वो बस भी अचानक से कैंसिल हो जाती है, जो एम्बेसी के कुछ मेंबर्स बोलते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में हम लोग वहाँ की स्थिति, हमारे जो ओब्लास्ट की स्थिति थी बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो हम और कुछ सीनियर्स थे वहाँ पे, हमने खुद से एक बस बुक की और
वो बस लगभग वहाँ से 350 किलोमीटर बॉर्डर हमारी यूनिवर्सिटी से 350 किलोमीटर थी रोमानिया की बॉर्डर। तो वहां पर हम पहुंचे। जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ तो वहां पे लगभग 1500 से 2000 इंडियन स्टूडेंट थे, जो कि लाइन में खड़े थे। मैं भी खड़ा रहा लाइन में। 8 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद एक एम्बेसी की उधर से बस आती है जो कि मात्र 20 स्टूडेंट्स को ही ले जाती है। तो इतनी हाई अमाउंट में बच्चे थे और मात्र ये 8 घंटे पे मात्र 20 बच्चों को ले गए, जबकि इतनी वहाँ पे सिचुएशन खराब थी, बच्चे इतने ज्यादा थे, मौसम भी वहाँ पे उतनी सही नहीं थी। तो यही, और सरकार की बहुत सारी चूक हुई, जैसे कि आप बसेस वहाँ पे ज्यादा भेज सकते थे। फ्लाइट आप एक दिन में एक ही भेजी जा रही थी रोमानियन एयरपोर्ट पे, उसमें 350 बच्चों की सीट थी उसमें। इनका खत्म होता है आप तो सरकार से अगर आप ये कर सकते हैं तो उन्हें बोलिए फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा भेजे। अभी भी अप्रोक्स मेरे हिसाब से 10,000 बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, अप्रोक्स 10,000 बच्चे। और अभी भी जैसे कि बसेस है वहाँ पे, एटलीस्ट एक दिन कम से कम 10 बसेस आनी चाहिए बॉर्डर पे, और फ्लाइट कम से कम 5 से 6 फ्लाइट भेजे एक दिन में, जिससे कम से कम 1000 बच्चे एक दिन में निकल सके एटलीस्ट। और कुछ जगह ऐसे भी है, स्टेट है जैसे खाड़की हो गया, पोल्तावा हो गया, जहाँ पे बच्चों को एयरपोर्ट आने में इतनी इजी नहीं है, क्योंकि वो जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर है बॉर्डर से, और बीच में बहुत खतरा है, रशियन आर्मी है, जिसमें एक बच्चा निकला था। राहुल जी, बीच में रोकना ये चाह रहे हैं कि आप अभी रुके रह सकते हैं ना इस पर? हाँ, रुके रह सकते। तो आप रुके रहिए, अभी और आपकी बात सुनेंगे। चूंकि प्रोफेसर आनंद कुमार को कहीं और भी जाना था, तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे भी सुनेंगे, फिर तो और भी 2 साथी और भी हैं। तो प्रोफेसर आनंद कुमार जी से हम लोगों की अपेक्षा ये है कि कुछ तो जो समस्या, जो संकट वहाँ खड़ा है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी, और भारत सरकार की उसमें क्या रोल होना चाहिए, और वहाँ क्या कमी रही है या बेहतर रोल है, क्या है, इसको आपसे समझना हम लोग चाहेंगे। तो प्रोफेसर आनंद कुमार जी को हम दावत देते हैं कि वो अपनी बात पूरी करें। बहुत धन्यवाद शाहिद भाई। ये एक बहुत गंभीर और चिंताजनक समस्या है, क्योंकि हमारे परिवारों के बच्चे जो विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए वहां गए थे, उनको कोई दिशा नहीं मिली, और सरकार भी इस बारे में जो जिम्मेदारी कर उनको निर्वाह करना चाहिए था वो नहीं किया। जो बीता सो बीता। अभी अरे 40 लोग कह रहे हैं 40 देखो, सुनने की जरूरत है। इसमें आप जानते हैं कि सरकार की भूमिका ही मुख्य भूमिका है। सरकार कैसे जागेगी या जिम्मेदारी कैसे सुधारेगी, इसके लिए हमारे लिए तो यही कर्तव्य होगा कि हम राज्य सरकार का जहां पर हमारा संपर्क हो, उनको निवेदन करें, जैसे इस विद्यार्थी ने कहा कि जहाजों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर 5 जहाज रोज उड़ते हैं वहां से, तो 1000 से 1500 लोग एक दिन में आ सकेंगे। कुछ तो अपनी हिम्मत करके आ गए हैं और उनको इसके लिए बधाई कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सरकार पे भरोसे नहीं थे, लेकिन अगर बिहार की सरकार बिहार के विद्यार्थियों के बारे में भारत सरकार से नहीं कहेगी तो कौन कहेगा। जहां तक पृष्ठभूमि की बात है, आप जानते हैं कि सोवियत संघ नाम का एक महादेश हुआ करता था 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद से। 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसमें से 12 राज्य निकले, वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और उन्होंने अपना एक महासंघ बनाया। लेकिन इनमें यूक्रेन नाम का जो प्रदेश है, जो सरहद पर है, इसका शब्द का अर्थ ही सरहदी इलाका होता है। तो ये सरहदी इलाका हुआ करता था रूस के साम्राज्य का, और जब से ये आजाद हुआ है, इसकी आबादी 4.5 करोड़ है, रूस की आबादी 14.5 करोड़ है। इसका इलाका 6 लाख
वर्ग किलोमीटर के आसपास है यूक्रेन का। सोवियत संघ का इलाका 1,71,00,000 है, कहाँ 6 लाख का इलाका, कहाँ 1,71,00,000 का। रूस में 1% यूक्रेनी लोग रहते हैं, लेकिन यूक्रेन में 17% आबादी रूसी है। धर्म की दृष्टि से अगर रूस में 47% लोग अपने को ईसाई मानते हैं, तो यूक्रेन में 87% लोग अपने को ईसाई कहते हैं। लेकिन यूक्रेन बेहद गरीब इलाका है और रूस के लोगों की तुलना में औसत आमदनी में 2/3 भी नहीं कमा पाते हैं। तो यूक्रेन के लोगों ने उनकी राजनीति में रूस के आधिपत्य से छूटने की जो छटपटाहट थी, वो विकल्प के तौर पर अमेरिका के सैनिक महासंघ के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश की सजा सोवियत संघ ने दी है, रूस ने दी है, पुतिन ने दी है। अब इसमें 3 समस्याएं हैं, मैं संक्षिप्त नहीं कहूंगा, मेरे दोस्त संदीप पांडे जी विस्तार से बताएंगे। एक समस्या तो यह है कि क्या एक बड़ा राष्ट्र अपने पड़ोस के किसी छोटे राष्ट्र को अपनी विदेश नीति तय करने का अधिकार नहीं देगा? ये ऐसे ही होगा अगर श्रीलंका चीन के साथ दोस्ती करना चाहे तो भारत कहे कि जो करना है हमारे जरिए करो, नहीं तो हम तुमको इजाजत नहीं देंगे। या नेपाल कुछ और करना चाहे। तो ये जो सोवियत संघ रूस ने किया है पुतिन की अगुवाई में, ये बड़े राष्ट्र की दबंगई है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात है युद्ध की। हमको तो युद्ध का उतना अनुभव नहीं है, भारत के लोगों को, दक्षिण एशिया के लोगों को, क्योंकि हमारी सबसे लंबी लड़ाई चीन के साथ 1962 में हुई। अक्टूबर में लड़ाई शुरू हुई, नवंबर में युद्ध विराम हो गया। 2 हफ्ते से 4 हफ्ते की लड़ाइयां पाकिस्तान से हुई। ये तो 6-6 बरस युद्ध की आग में जलने वाला महाद्वीप है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो कहलाता है 4 बरस चला। 1939 में जो हिटलर और मुसोलिनी की राष्ट्रवादी अंधी राजनीति के कारण चला, वो तो 6 बरस चला। हर घर से कोई न कोई जवान मारा गया। पूरे यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, पोलैंड में न कोई जीता न कोई हारा। तो युद्ध की निरर्थकता को सब जानते हैं। फिर भी अगर पुतिन जो आजमाइश कर रहे हैं और बाकी दुनिया देख रही है, तो ये खतरे की घंटी है। फिर तो हर बड़ा देश अपने पड़ोसी देश के साथ जो समस्याएं हैं, और होती हैं, पड़ोसियों में समस्याएं होती हैं, तो उसमें हथियार का इस्तेमाल करेगा, बातचीत का रास्ता नहीं। और तीसरी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले दुनिया की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को हिंसा से बचाने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशंस 1938-39 में हिटलर की दबंगई का समाधान नहीं कर सका, इसलिए युद्ध के साथ वो खत्म हो गया। एक नया मंच बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन से जो भी शिकायत है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे ही जैसे चीन ने पिछले दिनों अरुणाचल से लेके लद्दाख तक भारत से जो उसको सरहदों को लेकर शिकायत थी, उसमें उसने संयुक्त राष्ट्र संघ का इस्तेमाल नहीं किया, आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बनाता है, ऐसा लगता है। इसलिए आज हम दोनों बातों पर दबाव डालने के लिए एक दूसरे से सहयोग करें। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे बच्चियों की सुरक्षा हो। उनको यूक्रेन में जो पढ़ने के लिए गए, सुरक्षित घर लाया जाए। उसके लिए यूक्रेन की सरकार से तो बात करें ही, रूस की सरकार से भी बात करें कि हम तो मित्र देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने तटस्थता की नीति अपनाई है, वो सही या गलत है उस पर बाद में बहस करेंगे। अभी तो हमारे लड़के लड़कियों की जान की रक्षा का सवाल है। तो रूस से बात करे सरकार, यूक्रेन से बात करे और इन विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी उनके घर वापस ले। इसमें लापरवाही अक्षम्य मानी जाएगी। सरकार की यही जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि सरकार इसको उतनी गंभीरता से शायद नहीं ले रही, वरना
आप अगर भारत के प्रधानमंत्री होते ऐसे मौके पर, तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ के कहीं जाते? नहीं जाते। अभी प्रधानमंत्री कहाँ है इसका पता आपको लगाना चाहिए। वो 3 दिन के लिए अपने कार्यालय को छोड़ के निकले हुए किसी और काम के लिए। इससे बड़ा जरूरी काम क्या हो? चिंता की बात है, निंदा की बात है, शर्म की बात। और दूसरी बात कि हम युद्ध रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें, यानी नैतिक ताकत का। रूस के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता 1971 से हमारी एक संधि है। तो मित्र के नाते हम कह सकते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो ये बताता है कि आप जिधर जा रहे हो आगे गड्ढा है, गलत। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यूक्रेन से तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन तो पिट रहा है, कमजोर है, और जिनके भरोसे वो आमने सामने होने की कोशिश कर रहा था रूस के साथ, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नाटो देश, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश, वो कहते हैं इसमें हम नहीं पड़ेंगे भाई, वरना परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो कहने की जरूरत रूस से है। ऐसा लगता है आज सवेरे की जो खबरें आई हैं कि बीबीसी से अब यूक्रेन युद्ध के समाचार बहुत कम हो गए। इसका मतलब है कि यूक्रेन पर रूस की सेनाओं का कब्जा हो गया। और ये जो नौजवान बता रहे हैं, आज से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले का जो इनको अनुभव है, वो भी बताता है कि यूक्रेन की सेना कहाँ ये तो नहीं पता, लेकिन रूस की सेना यूक्रेन के हर प्रदेश में पहुंच गई। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा इन्हीं 2 सुझावों से। एक तो हम आज इस संवाद के बाद अपने विधायकों, सांसदों के जरिए बिहार सरकार से निवेदन करें कि जो भी विद्यार्थी वहां फंसे हैं उनको 1 लाख, 1.25 लाख का टिकट नहीं, निःशुल्क यात्रा व्यवस्था करें और उस खर्चे को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उठाए। दूसरा, राज्य सरकार ये भी निवेदन करे कि रूस की सरकार से संपर्क करके दूतावास में राजदूत है, पुतिन और मोदी जी की मित्रता है। ये मित्रता किस दिन काम आएगी अगर हमारे लड़के लड़कियों की रक्षा के काम नहीं आएगी। और शाहिद कमाल जी से और अमरनाथ जी से मैं कहूंगा कि इस क्रम को आप जारी रखिए। आज आपने संदीप जी का समय मांगा, मिल गया, हमसे कहा, हम आ गए। रोज आपको इस सवाल पर तो हर काम छोड़ के ये काम करना है। इसलिए जब तक एक भी विद्यार्थी भारत का और बिहार का यूक्रेन में फंसा है, हमको ये नागरिक धर्म निभाना चाहिए। मुझे आपने इस पवित्र काम में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और आगे जब तक आपका इस अभियान का क्रम चलेगा, एक श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में हम आपके साथ रहेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भाई से आग्रह करूंगा कि मेरी बात से जो सवाल बनते हैं उनको आप देख लेने की कृपा करिएगा, क्योंकि अभी मैं विवश हूँ। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शाहिद भाई। बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप टाइम निकाला हम लोगों के लिए, और आगे भी आपको अलग अलग विषयों पर कष्ट देते रहेंगे। उम्मीद है कि आप जरूर स्वीकार करेंगे। आपको निकलना है, वरना कई सवाल जुड़े हुए थे, लेकिन संदीप जी हैं वो संभालेंगे। संदीप जी पहले पूरा कर लें, फिर जो 2 विद्यार्थी और बचे हुए हैं उनका सुन लेंगे, और उसके बाद सवाल साथियों का होगा तो उस पर चर्चा होगी। तो संदीप जी से निवेदन है कि संदीप पांडे जी वो अपनी बात रखें। नहीं शाहिद भाई, मुझे लगता है कि इन बच्चों की बात सुने, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर मैं रखूंगा 5-10 मिनट में बात, लेकिन पहले बच्चे लोग बोल। हाँ, तो पहले ये जो विश्वजीत जी बोल रहे थे ना, तो नहीं, राहुल जी, राहुल या विश्वजीत, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, अब ठीक है सर, अब मैं माइक अनम्यूट कर सकता हूँ। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सर वहां पे सर जब हम लोग सर बॉर्डर पे पहुंचे थे सर, तो सर कुछ बच्चे सर 25 तारीख को भी वहां पहुंच गए थे सर। यूक्रेन में थे कहाँ आप? सर हम यूक्रेन में सर इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे सर, और हमें सर 25 तारीख को कहा गया था कि 26 तारीख को आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ले जाया जाएगा,
बट सर फिर हमें यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, हम 27 को ले जाएंगे। तो सर हम 26 को खुद से ही वहां पे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से हमें कहा कि आप या तो जिंदा रहो, या तो यहाँ से अगर निकलना, जिंदा रहना है तो यहाँ से आज ही निकल जाओ। तो हम लोग सब 150-200 बच्चे सर एक साथ वहां पे बॉर्डर पे पहुंच गए थे सर। बॉर्डर पे सर हमें समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमसे पहले भी 200 बच्चे 150 बच्चे वहां पे पहुंचे हुए थे। तो सर वहां पे जो यूक्रेनियंस लोग थे उन्हें तो लगातार एंट्री दिया जा रहा था, हमें पता नहीं क्यों एंट्री नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत कम बच्चे थे। हम लोग जाने के बाद भी महज 400 इंडियंस वहां पे होंगे, बट फिर भी हमें एंट्री नहीं दिया जा रहा था। फिर सर और जैसे जैसे रात होती गई सर, बच्चों की संख्या बढ़ती गई। हमने सर एक चीज और वहां पे देखा सर कि जो हमारे साउथ अफ्रीकन दोस्त थे, जो साउथ अफ्रीका मोरक्को के दोस्त थे सर, उनकी एम्बेसी के लोग आए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर, 30 मिनट के अंदर अंदर सर सारे लोग वहां से उन लोगों के निकाल दिए गए। उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा था, हमें भी जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब उनके एम्बेसी के लोग आए तो सर उन्हें जाने दिया गया, उन्हें कुछ रोका नहीं गया। लेकिन सर हमारी एम्बेसी से वहां पे कोई पहुंचा ही नहीं। और जब हम लोग फोन करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। हम लगातार कॉल कर रहे थे, वो लोग रिसीव नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का रिसीव किया तो उनका साफ साफ कहना था कि आप पहले बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, उसके बाद हम आपका हेल्प करेंगे सर। तो सर अगर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो सर रोमानिया के लोग और वहाँ के एनजीओ सर वो भी बहुत हेल्प कर रहे थे सर। मेन हमें हेल्प चाहिए था सर बॉर्डर क्रॉस करने में सर। और सर हम तो खैर फिर भी 3rd ईयर के हैं सर, हम तो अपने आप को संभाल ले रहे थे। लेकिन जो सर 1st ईयर के बच्चे थे सर, बहुत सर बच्चे सर सर सॉरी सर, वो सब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे सर। उनको सर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है। वो लोग सर 18 साल के हैं सर, 17 साल के, उन्हें कोई सपोर्ट सर नहीं था सर। हम लोग तो फिर भी अपने आप को संभाल ले रहे थे सर। तो हम मेन सर दिक्कत हमें सर उन लोगों के लिए था कि एटलीस्ट सर एम्बेसी के लोगों को सर वहाँ आना चाहिए था सर, और उन्हें हेल्प करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे बच्चे हैं सर, वो संभाल ही नहीं पा रहे थे अपने आप को। बहुत लोग सर फोन पे अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, वो बोल कुछ रहे थे, उनका सिचुएशन कुछ और था सर। हम लोग से ये वहाँ पे और भी यही सब वो था सर, दिक्कत था सर वहाँ पे सर। और बॉर्डर के बाद तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो रोमानिया के लोग हैं सर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे सर। उन लोगों ने हर तरह से हेल्प किया। आप इंडिया में दुनिया के दूसरे देश के लोगों ने अपने नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं की थी सर? हमने सर अपनी आंखों से देखा है सर। साउथ अफ्रीकन लोग थे सर, मोरक्को के थे सर, और एक और कंट्री के लोग थे सर। उनके एम्बेसी के लोग आए सर, उन्हें सर 30 मिनट में, वो लोग भी हमारे साथ 10 घंटे से खड़े थे, एंट्री उन्हें भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उनका कोई आदमी आया, वो एम्बेसी का था, कहाँ का था वो, शायद एम्बेसी का ही होगा, 30 मिनट के अंदर उनके लिए अलग से गेट खोला गया और सारे लोगों को एक साथ एंट्री करवा दिया गया। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा एम्बेसी का आदमी वहां पहुंचा ही नहीं। हम लोग कॉल कर रहे हैं तो एम्बेसी से कहा जा रहा था कि नहीं, आप खुद से बॉर्डर पास करो, बॉर्डर के बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। बॉर्डर जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया सर, तो वहां के लोग हमारी बहुत हेल्प कर रहे थे। फिर एम्बेसी से एक आदमी आया, उसने हमें बस पे बैठा के शेल्टर में भेज दिया। फिर शेल्टर में जाने के बाद भी हमें 2 दिन तक सर वेट करना पड़ा। वहां पर सर फ्लाइट्स ही नहीं थी। फ्लाइट्स 28 तारीख को 2 फ्लाइट्स थी, 27 को 2 फ्लाइट्स थी। 1 तारीख को फिर हमारे ज्योतिराज सिंधिया साहब, हम लोग सर 28 को एयरपोर्ट पहुंच गए, तो हम एक दिन वहां 24 घंटा वहां वेट करना पड़ा सर, ताकि हमें फ्लाइट मिल सके। फिर हमारे ज्योतिराज सिंधिया साहब वहां पे आए थे, हमने उनसे कहा सर हम यहाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कृपया बॉर्डर पे जाएं सर। वहां पे जो स्टूडेंट्स है उस वक्त भी सर 1 तारीख को कम से कम 4000 बच्चे बॉर्डर पे थे सर। हम लोग जैसे ही वहां से बॉर्डर क्रॉस किए 27 तारीख को सर, शाम तक सर वहां पे स्नोफॉल हुआ है सर। बहुत सारे बच्चे स्नोफॉल में वहां पे फंसे हुए थे सर। और सर वो खुली आसमान के नीचे, वहां पे कोई भी शेल्टर नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था सर। और सर ये सबसे ज्यादा दिक्कत सर, ये 1st ईयर के जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था सर। वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे सर। वो पता नहीं सर वो क्या था उनका, वो लोग कुछ लोग तो इतने डिस्टर्ब हो गए थे सर कि वो बात कुछ कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कभी हम बस में, कभी हम यहाँ, जबकि सर वो बॉर्डर पे ही घूम रहे थे सर। वो लोग खड़े नहीं हो सकते थे उतना लगातार 24 घंटा 32 घंटा तक सर। ये दिक्कत था सर वहां पे। ठीक है विश्वजीत जी, आप इंडिया में कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर, नालंदा से सर, इस्लामपुर। और वहाँ किस ईयर के स्टूडेंट थे आप? 3rd ईयर सर। अच्छा ठीक है। विश्वजीत जी से मेरा एक सवाल है। जी सर। कि आप जो बता रहे हैं विश्वजीत जी, उससे तो लग रहा है कि इंडियन एम्बेसी जो है सो कहीं गुम हो गई है, खो गई है, लापता हो गई है सर। स्थिति बहुत खराब थी। बॉर्डर के पहले तक सर इंडियन एम्बेसी कहीं नहीं है सर। वो फोन तक रिसीव नहीं करते हैं सर, बिल्कुल फोन रिसीव नहीं करते। उनका कहना है आप सब बॉर्डर के पार आओ तब हम तुम्हारा हेल्प करेंगे सर। बॉर्डर के पहले वो कोई हेल्प नहीं, बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में सोशल मीडिया और IT सेल किया जा रहा है कि
सम्मान हो रहा है, रास्ते खाली कर दिए जा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? सर हमें सर बॉर्डर तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। जैसे नॉर्मल लोग आ रहे थे, हम भी बॉर्डर तक पहुंच गए सर, बस से पहुंच गए। 15 किलोमीटर पहले हमें छोड़ दिया गया, हम लोग वहां से पैदल पैदल आ रहे थे, जैसे कि और सब लोग भी आ रहे थे। लेकिन बॉर्डर पे जब हम लोग गेट पे पहुंचे, वहां से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है। हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमें एंट्री क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि यूक्रेनियंस को तो कोई रोका ही नहीं जा रहा था। वो तो लगातार आ रहे थे, वो लगातार क्रॉस करते जा रहे थे, हमें रोका जा रहा था, हमें एंट्री ही नहीं दिया जा रहा था। हमें सर हर 1 घंटा में एक बार गेट खोला जाता था, 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट मात्र सर। जबकि वहां पे जबकि 1 तारीख तक वहां पे सर 28 तक 4000 बच्चे हो चुके थे सर, और बच्चे आ रहे थे। 1 तारीख तक 5000 बच्चे वहां पे हो चुके थे, और 28 को 1 तारीख को स्नोफॉल भी वहां पे हुआ था, तो स्थिति और खराब हो गया था सर। हम लोग तो सर कैसे करके 24 घंटे के अंदर अंदर निकल गए। लेकिन बहुत लोग सर, मेरा खुद का एक दोस्त सर जो दिल्ली का है, वो सर तीसरा दिन वहां से निकल पाया सर। वो भी उसको बहाना बनाना पड़ा कि मेरा तबीयत खराब है और मैं मतलब वो नहीं झेल नहीं पाऊंगा, लेकिन सर वो 3 दिन से बेचारा वहां पे सर फंसा हुआ था सर। तो ऐसे ऐसे वहां पे सर सिचुएशन था, कोई हेल्प करना नहीं चाह रहा था। एम्बेसी वहां होती तो हेल्प करती, तो हमें एंट्री मिलता, जैसे साउथ अफ्रीका के एम्बेसी वालों ने किया था, सबको निकाल लिया तुरंत। ठीक है राहुल, बहुत आपका धन्यवाद। ये शिवम है क्या जुड़े हुए? नहीं है मैं। नहीं है। और ये और कोई जुड़े हुए हैं क्या? कोई और साथी जो वहां से आए हैं, यूक्रेन से आए हैं? लगता है कि अब नहीं, शायद और जुड़े हुए हैं। एक और शिवम को कहा गया था, लेकिन वो शायद नहीं जुड़े हैं। संदीप जी अपनी बात रखेंगे, और फिर उसके बाद जिनकी कोई जिज्ञासा होगी जानकारी में किसी से भी, तो वो बात ही होगी। फिर शशि शेखर जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो बोलेंगे, फिर समाप्त होगा। तो संदीप जी। जी शुक्रिया शाहिद भाई। और मेरी पहली प्रतिक्रिया इन बच्चों की बात सुनने के बाद ये है कि आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ, तो वहां का जो भारतीय दूतावास था, वो अपना दूतावास बंद करके वो सब लोग फ्लाइट से वहां से निकल आए। अब आप सोचिए कि वहां पे जो लोग फंसे रह गए, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं। तो ये बड़ा ही जो ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है हमारे अधिकारियों का, हमारी सरकारों का, ये बड़ा निंदनीय है। और जिस तरह से वहां अभी भी एक नौजवान ने 4 से 5 हजार की संख्या बताई है, रूस कह रहा है 3000 लोग हैं भारत के, और एक नौजवान तो कह रहा है कि 10,000 लोग, यानी कि अभी भी हजारों की संख्या में लोग हैं। और आनंद जी ने ठीक कहा कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि हर एक राज्य में जाके चुनाव ऐसे लड़ता है जैसे वो वहां का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, और अपना सारा काम धाम छोड़ के, मुझे समझ ही में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद पे बैठने वाले जिम्मेदार लोग कैसे किसी प्रदेश के चुनाव के लिए इतना समय निकाल सकते हैं। खैर वो बात अलग है। आज हमें बात करनी है जो संकट इस समय खड़ा हुआ है। मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, जो पढ़ रहा हूं अखबारों में वही बातें आपके सामने रखूंगा। आनंद जी ने एक पक्ष रखा कि किस तरह से रूस की जो नीति है, जिसमें वो अपने पड़ोसी देश को लगभग उसको निर्देश दे रहा है कि वो अपनी जो विदेश नीति है वो कैसे तय करे, और इसके लिए उसने वहां पे हमला कर दिया है। ये तो निंदनीय है ही। मतलब रूस के आक्रमण को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, और भारत को इस समय तटस्थ भूमिका लेने के बजाय यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो दुर्भाग्य से हमने नहीं किया, हमारी सरकार ने नहीं किया है। भारत का इतिहास ये रहा है कि हमने हमेशा
अगर कोई कमजोर और ताकतवर की लड़ाई होती है तो हम कमजोर के साथ खड़े रहते हैं। जब इजराइल नाम का देश बनाया गया तो गांधी जी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जहां पे अरब लोग रह रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग, आप वहां जाके जबरदस्ती अपना एक देश बना रहे हैं, ये बात गलत है। और फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना कि इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। दक्षिण अफ्रीका में हमारी सरकारों ने वहां के जो अश्वेत लोग थे उनके पक्ष में भूमिका ली, रंग भेद नीति का विरोध किया। मुझे याद है मेरे बचपन तक भारतीय पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि ये पासपोर्ट सारी दुनिया में वैध है सिवाय इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका के। तो क्योंकि हम इन दोनों देशों की नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन और एक जमाना था जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता हुआ करते थे। नेता इस अर्थ में कि पूरी दुनिया भारत से ये उम्मीद लगाती थी कि दो बड़ी शक्तियों या दो बड़े समूहों के बीच में जो नए नए देश आजाद हो रहे थे, उनको ये मजबूर ना होना पड़े कि वो किसी एक खेमे में जाएं और उनका अपना एक समूह हो जिसमें वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अपने मुद्दे तय कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत धीरे धीरे, भारत के अंदर ये लालच आ गया कि हम एक दुनिया की महाशक्ति बने, और पता नहीं ये कौन सा एक हमारे ऊपर जुनून सवार है कि हमें सुरक्षा परिषद में एक सीट चाहिए, वो सीट मिलने से ना जाने क्या हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों में हमारी गिनती हो। हम अगर G8 में नहीं आ सके, हमने एक अलग समूह का निर्माण कर लिया है जिसमें रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ब्रिक्स। तो हम दुनिया के पहले नंबर के देशों में नहीं तो दूसरे नंबर के देशों में रहें। ये जो एक महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बनने की, विश्व महाशक्ति बनने की, जबकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी शिक्षा और जो मूलभूत जरूरतें हैं उनसे वो मरहूम है। और हमारे यहाँ इतने लोग खाने के अभाव में, कुपोषण के कारण, भूखमरी के कारण मरते हैं कि हमें तो वैसे कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं। भारत के आधे बच्चे कुपोषण का शिकार। तो ये जो हमारी नीति है ये बहुत गलत है, जिसके चलते आज हम इस युद्ध में स्पष्ट भूमिका नहीं ले पा रहे हैं। आज गांधी जी होते तो निश्चित रूप से यूक्रेन के साथ में खड़े होते, या नेहरू भी होते तो शायद यूक्रेन के ही साथ खड़े होते। लेकिन हमारी ये सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि रूस को कह सके कि आपका जो आक्रमण हो रहा है वो गलत है और आपको इसको तुरंत रोकना चाहिए। स्वाभाविक है कि हमारी चिंता भारतीय विद्यार्थियों के प्रति है, लेकिन भारतीय विद्यार्थी तो किसी न किसी तरह से वहां निकल आएंगे। जो 60-65 लाख की फीस या 25 लाख की फीस देके वहां पढ़ने गया है, वो कोई गरीब परिवार का लड़का लड़की नहीं है। वो तो इतना पढ़ा लिखा समझदार है कि वो कोई ना कोई अपना रास्ता निकालेगा ही। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो यूक्रेन के लोग हैं, जो वहां से भाग नहीं पा रहे हैं या भाग सकते नहीं हैं, उनकी स्थिति के बारे में सोचिए। और हमको उनके पक्ष में भूमिका लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि युद्ध तुरंत समाप्त किया जाए। तो रूस तो इसमें दोषी है ही है, लेकिन एक पक्ष जो इसका चर्चा में आ रहा है वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहूंगा कि रूस की क्या मजबूरी थी ये युद्ध करने की। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि रूस का कोई बचाव मैं नहीं कर रहा हूं। युद्ध तो हमेशा ही गलत होता है, चाहे उसके कारण को जितना भी जायज ठहराया जा सके।
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध चलता था। उसके पहले मैं नहीं जाऊंगा, आनंद जी ने उसका जिक्र कर दिया है, विश्व युद्ध वगैरह का। शीत युद्ध तब समाप्त हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया और कई छोटे छोटे देश बन गए, उसके बाद नाटो की क्या जरूरत थी? अमेरिका ने दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बने रहने की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी। आपको मालूम है कि अमेरिका लगातार दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध करता रहा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि उसका जो हथियार का उद्योग है, जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो तब तक चलेगा ही नहीं जब तक दुनिया में युद्ध न होते रहे। तो अमेरिका की मजबूरी है कि हर एक साल, 2 साल, 3-4 साल पे एक युद्ध कहीं ना कहीं होता रहे। हमने इराक में युद्ध देखा, अफगानिस्तान में अमेरिका ने जाके कितने सालों तक वहां पे कब्जा किए रखा, और युगोस्लाविया में, सीरिया में, ऐसे कई जगहों पे युद्ध होते रहे और अमेरिका के हथियार और अन्य देशों के भी हथियार बिकते रहे। तो हथियार बेचने वालों की मजबूरी है कि युद्ध होते रहे, और शायद इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। लेकिन खास जो ये युद्ध है, उसमें अमेरिका की भूमिका यह है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो खास करके जो पश्चिमी सोवियत संघ के पश्चिमी इलाके के जो छोटे छोटे देश थे, जिनकी सीमा यूरोप से जुड़ती थी, असल में वो यूरोप में ही है, क्योंकि आपको याद होगा कि सोवियत संघ जो है उसका कुछ हिस्सा यूरोप में था और कुछ एशिया में था। तो वो छोटे छोटे देश जिनकी सीमा, जिनके इलाके यूरोप में आते थे, वो ज्यादातर नाटो के सदस्य बन गए। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की सरपरस्ती में जो चलता है, उसके वो सदस्य बन गए। और अमेरिका को ये लालच था कि इस संगठन का विस्तार करके वो रूस को चारों तरफ से घेरे। और इसी प्रक्रिया में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहली बार नीतिगत फैसला लिया कि यूक्रेन को भी नाटो का सदस्य बनाया जाए। मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हारा पड़ोसी अब तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलने वाला है, तो हमारे अंदर की असुरक्षा कितनी बढ़ जाएगी। और रूस इसी बात से चिंतित था कि उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, और यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो यानी कि दुश्मन उसका दरवाजे पे आ गया। यूरोप के कई देशों में रूस को निशाना बना के मिसाइलें लगी हुई हैं। रूस अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो एक बड़ा सवाल यह है अमेरिका के ऊपर कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, जब आपका कोई दुश्मन नहीं था, हालांकि कहने को कहा जा सकता है कि उसके बाद आतंकवाद की समस्या खड़ी हुई और उससे निपटने के लिए अमेरिका को हथियारों की जरूरत थी, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद असल में कोई अमेरिका का बड़ा दुश्मन नहीं रह गया था। और गोर्बाचेव ने बाकायदा अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। लेकिन अमेरिका का ये लालच कि ज्यादा से ज्यादा देश यूरोप के उसके खेमे में रहें, ये जो अमेरिका की नीति थी, इसके कारण रूस की असुरक्षा बढ़ती गई और हालात यहाँ तक आ गए कि रूस को यूक्रेन पे हमला करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले वहां तख्ता पलट करवा के एक ऐसे नेता को वहां का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया था जो अमेरिका पक्षीय था, जो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता था। और यही कारण है कि रूस ने हमला किया, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन से कह रहा था कि आपको तटस्थ भूमिका लेनी पड़ेगी। और ये उदाहरण जो भारत, चीन, श्रीलंका वाला आनंद जी ने लिया, बहुत सही उदाहरण है,
क्योंकि हमारे भी आस पड़ोस के सारे देश चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, या यूं कहें कि चीन उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और उसे वहां से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। लेकिन हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस का कोई देश दुनिया के किसी दूसरे देश से अपना कैसा रिश्ता रखे? तो ये दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कहने को शीत युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी शक्ति को नहीं छोड़ा, बल्कि रूस ने तो एक तरह से देखा जाए तो ये लगभग तय कर लिया था कि अब वो किसी युद्ध वगैरह की तैयारी नहीं करेगा, जिस तरह से वो पहले कर रहा था अमेरिका से निपटने के लिए। और जो छोटे छोटे देश थे जिनके पास रूस के जो परमाणु हथियार थे, वो 4 देशों के हिस्सों में आए थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस और एक और था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। रूस को छोड़ के बाकी जो तीनों देश थे, इन्होंने कहा कि भैया ये हथियार का हम क्या करेंगे, इसको आप ले लीजिए। और रूस ने कहा अमेरिका से कि भैया इन हथियारों की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आपसे दुश्मनी खत्म हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हथियार सुरक्षित रहें, ये हथियार ओसामा बिन लादेन या किसी आतंकवादी के हाथ में न पड़ जाए, तो आप इनकी सुरक्षा का और जो हमारे वैज्ञानिक हैं परमाणु हथियारों के, उनका खर्च आप वहन कीजिए। देखिए कितनी मजेदार बात कि मैं दुश्मन से कह रहा हूं, यानी हमारा जो पूर्व में दुश्मन था, कि भाई मेरे हथियार मेरे पास हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और आपके दुश्मन के हाथ में ना पड़े तो इनका खर्च आप वहन कीजिए। और हकीकत यह है कि अमेरिका का कार्नेगी फाउंडेशन, अमेरिकी सरकार तो नहीं लेकिन अमेरिका का एक फाउंडेशन रूस के हथियारों की सुरक्षा का खर्च देता था। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने ये मन बना लिया था कि अब वो किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां अमेरिका ने पैदा की हैं कि रूस यूक्रेन के अंदर घुसा है। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है, अब इसमें तो हमारी कोई बहुत भूमिका इस समय नहीं है, क्योंकि चाहे नरेंद्र मोदी और उनके चेले चपाटे जितना कहें कि भारत की विश्व में कोई बहुत बड़ी भूमिका हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा कोई स्थान है नहीं। और हमने हमारी जो नैतिक एक जो हमारा आधार था उसको भी हम छोड़ रहे हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, यूक्रेन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, हम नहीं खड़े हुए। तो हमने हमारी जो नैतिक भूमिका थे वो भी छोड़ दी। अब हम अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं, रूस के पिछलग्गू तो पहले से ही थे। तो हमारी ये जो महत्वाकांक्षा है कि हम दुनिया की बड़ी शक्तियों के क्लब में शामिल हों, इसकी वजह से हमने अपनी जो स्थिति थी उसको खत्म कर दिया है। अगर आज भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता होता और उसके साथ दुनिया के ज्यादातर देश उसके साथ खड़े होते जो युद्ध नहीं चाहते, और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध नहीं चाहते, इसका प्रमाण अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दुनिया में इस समय 5 ऐसे इलाके हैं जिन्होंने अपने आप को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका, पूरा का पूरा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे जो देश हैं, मध्य एशिया के देश जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, और मंगोलिया नाम का एक अकेला देश। ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने घोषित करके, जिन्होंने संधि पे हस्ताक्षर करके ये कहा है कि हम न तो कभी परमाणु हथियार बनाएंगे और न कभी किसी दूसरे देश को अपनी भूमि पे परमाणु हथियार लगाने देंगे। ऐसे देशों की संख्या करीब 125 है। तो दुनिया में परमाणु हथियार रखने वाले 9 देश, जिसमें दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है, और दुनिया के 125 देश जो ये कहते हैं,
जिसको हम अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जब परमाणु परीक्षण हुआ तो इंदिरा गांधी ने 74 में किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में किया, तो देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली। उसके मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना दिया। ये हमारी युद्ध के प्रति आकर्षण की जो मानसिकता है इसको दिखाता है, युद्ध लिप्सा को दिखाता है। हमने स्वामीनाथन को राष्ट्रपति नहीं बनाया जिसने हरित क्रांति इस देश में लाई, हालांकि उसके कुछ दुष्परिणाम निकले वो बात दूसरी है, लेकिन एक मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक को हमने राष्ट्रपति बनाया। यानी हम हिंसा को गौरवान्वित करते हैं। हम भले ही कहें कि हम गांधी के देश हैं, बुद्ध के देश हैं, लेकिन जिस तरह की हिंसा हमारे देश में होती है, यह हिंसा के प्रति एक हमारी लिप्सा है, कि युद्धोन्माद है, कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय सेना से ज्यादा मजबूती से हम लड़ सकते हैं जाके सीमा पे। तो ये जो एक पूरी मानसिकता है युद्धोन्माद की, इसने हमको तबाह कर दिया है, हमारी स्थिति को पूरी दुनिया में बहुत कमजोर कर दिया है। नहीं तो अगर आज भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा होता, उसका नेता होता और हमारे साथ कोई 100-125 देश होते, तो हम रूस पे, अमेरिका पे दबाव बना सकते थे कि भाई आप अपने परमाणु हथियार खत्म कीजिए, आपने क्यों इस तरह के खतरनाक हथियार बनाए हुए। और अगर आप वाकई में वैश्वीकरण चाहते हैं तो वैश्वीकरण सिर्फ पूंजी का और टेक्नोलॉजी का और सामानों का नहीं होना चाहिए, वैश्वीकरण लोगों का भी होना चाहिए। आप खोल दीजिए सारी सीमाएं, आप सारी सेनाओं को हटा लीजिए सीमाओं से और सारी सीमाएं खोल दीजिए, जिसको जहां जाना है उसको जाने दीजिए। तो इससे ये भी समस्या हो जाएगी कि हमारी ज्यादा आबादी उन देशों में पहुंच जाएगी जहां आबादी घट रही है और बच्चे पैदा करने का इंसेंटिव दिया जाता है। तो खैर ये तो एक मजाक में मैंने बात कही, लेकिन कुल मिला के दुनिया ऐसी बननी चाहिए जिसमें सीमाओं पे फौजें ना हो, देशों के बीच की सीमाएं वैसी हों जैसे जिलों और प्रदेश के बीच की सीमाएं होती हैं। हमारी ये भूमिका हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गए हैं और हमने अपना कद बहुत छोटा कर लिया है और स्थिति यहाँ आ गई है कि आज हमारी इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं रह गई है। हम अपने कुछ बच्चों को वहां से निकाल पाए तो आप गनीमत मानिएगा, लेकिन उम्मीद यही है, आशा यही करते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संदीप जी को। और अब जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि अगर किन्हीं को कोई टिप्पणी करनी है या कोई सवाल है तो वो रखें, लेकिन समय का ध्यान रखेंगे, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए 1-2 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखें। हेलो। जी 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 बोलिए भावेश भवेश जी, माइक, हाँ भवेश जी माइक अनम्यूट कीजिए और सीधा सवाल रखिएगा। भवेश जी दर्शन बाद में अपना दीजिएगा, पहले सीधे सवाल रखिए। भवेश जी। हाँ हाँ बोलिए भवेश जी, आवाज आ रही है। भवेश जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, और कोई साथी हो तो वो अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो बोले। हेलो जी रितेश बताएं। हाँ सर, मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। हालांकि मैं आपका ये पहली बार ये शो को मैं देख रहा हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा। नहीं बोलिए। मेरा ये अपना मानना है सर कि आपने जैसे विदेश नीति पे, भारत के विदेश नीति पे, या फिर जो भी वार से रिलेटेड जो भी बात आपने कही,
सर बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमोशंस पे नहीं चलती हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट इंडिया को तो सर्व करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक बात है सर पिछलग्गू होने का, बड़ी शक्तियों का, तो भारत चाइना का तो पिछलग्गू नहीं है सर, चाइना भी तो बड़ी शक्ति है। हाँ, यूनाइटेड नेशन में भारत को एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इतना भी कड़ा रुख नहीं होना चाहिए कि किसी को नाराज करें, और इतना भी सॉफ्ट रवैया, जो हम लोग हार्ड पावर सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो क्यों ना हम सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल ही हार्ड तरीके से करते। यूनाइटेड नेशन में जैसा कि अभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक नोट्स बस दे दिया और अब्सटेन कर दिया, चर्चा में नहीं, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ऐसे बड़े मुद्दों पे, म्यांमार के मुद्दों पे, ताइवान, अफगानिस्तान, इन सब मुद्दों पे भारत बार बार अब्सटेन करेगा सर, तो हम एक बड़ी शक्ति तो नहीं बन पाएंगे। भाई एक तो बात ये कि अच्छा हुआ कि आपने चीन का उदाहरण लिया। हम चीन के पिछलग्गू ना हो, लेकिन चीन से दबते तो जरूर है रितेश भाई। आप देखिए कि पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ, और इसलिए हम पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करते। जी। एक समय ऐसा था कि भारत से किसी को पाकिस्तान आना होता था तो दुबई से होके आता था, क्योंकि डायरेक्ट जो है आने जाने का रास्ता बंद था। तो पाकिस्तान से हमने अपने सारे संबंध काटे हुए हैं। बीच में कुछ माहौल ठीक हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, लेकिन फिर वैसा ही हो गया। दूसरा हमारा दुश्मन चीन है। चीन ने हमारे 20,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया हुआ है, ठीक, बात बात पे धमकी देता रहता है और अंदर घुसा आ रहा है। सर मेरा भी यही मानना है कि भाई मेरी बात तो सुनिए जी। लेकिन इस दौर में जब से चीन आक्रामक हुआ है, हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ गया है। आपको मालूम है, हमारा आयात भी बढ़ा है, निर्यात भी बढ़ा है। हाँ। और स्वदेशी जागरण मंच वाले कहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार होना चाहिए। जी, और फिर वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये यूनिटी बनता है चीन के सामान से। तो आप बताइए, तो हम चीन से दबते नहीं है तो क्या? चीन में एक बैंक है जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। तो हमारी क्या मजबूरी है कि हम, दुश्मन तो चीन भी है जैसे पाकिस्तान है, लेकिन चीन के साथ हम कड़ा रवैया नहीं अपना सकते, क्योंकि हकीकत यह है कि अगर चीन से सामान आना बंद हो जाए तो हमारे नागरिकों को बहुत असुविधा होगी। दवाई से लेके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, तमाम चीजें जो हैं चीन से बन के आ रही हैं। तो हम चीन के पिछलग्गू नहीं तो दबते जरूर हैं। और दूसरा मुद्दा जिस पे हम भूमिका नहीं लेते हैं, तिब्बत का है। भारत की चीन के साथ सारी समस्या ही हल हो जाए अगर तिब्बत आजाद हो जाए। लेकिन दरअसल रुकिए जरा, दरअसल आपने मुझे गलत समझ लिया। मेरा ये कहना था, मेरी बात पूरी कर लेते। जैसे गांधी ने फिलिस्तीन के पक्ष में भूमिका ली थी, तो भारत अगर तिब्बत के पक्ष में भूमिका ले लेता तो भारत की जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है, जिसको हम चाइना बॉर्डर कहते हैं, वो असल में तिब्बत बॉर्डर है। तिब्बत अगर आजाद हो जाता, और ऐसा नहीं कि तिब्बत हमेशा से या लंबे समय से गुलाम रहा है, सन 1950 के आसपास चीन ने वहां प्रवेश किया है, उसके पहले भी उस पर कब्जा था, लेकिन हाल के दौर में तो 70 साल पहले उस देश को गुलाम बनाया गया है। उसका बड़ा नेता हमारे देश में रहता है, उसको पहले तो कुछ सम्मान दिया जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, वो इस बात से डरती है कि अगर हम दलाई लामा को सम्मान देंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा और हमारे साथ व्यापार बंद कर देगा। तो ये जो हमारी व्यापारी मानसिकता वाला प्रधानमंत्री है, ये स्पष्ट भूमिका ही नहीं लेता है चीन के मुद्दे पे। अगर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर तिब्बत पे भूमिका ले ली होती और मजबूर कर दिया होता कि तिब्बत को चीन आजाद करे, तो आज हमें चीन के सीमा पे चिंता नहीं करनी पड़ती चीनी अतिक्रमण का। बस इतना ही मैं कहना चाहता। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो? हेलो। हाँ बोलिए। जी हेलो।
हाँ रंजीत जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज जा रही है सर? हाँ रंजीत भाई आ रही है। आपने जो टिप्पणी की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बातों का ही समर्थन कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी तरह से उसको लिखा। हेलो। हाँ बोलिए ना रंजीत जी। जी नमस्कार संदीप भाई को और आपको भी। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम मतलब ये चल रहा है। तो इसमें से मेरा जो प्रश्न है वो जो पूंजीवादी ढांचा है जिसको लेके पूरी दुनिया में तबाही का मंजर है, और खासकर गांधी जी ने जब वो आजाद हो रहा था देश, उस समय एक ब्रिटिश पत्रकार ने उनसे पूछा कि गांधी जी अंग्रेज तो जा रहे हैं, आपके देश की आर्थिक नीति अब क्या होगा? उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया था कि जिस अंग्रेज को अपनी आर्थिक नीति लागू करने के लिए 7 समंदर से यहाँ आना पड़ा और उसे लागू करने के क्रम में हजारों लोगों का अंगूठा काटना पड़ा, कभी भी मैं उसकी आर्थिक नीति को नहीं लागू करूंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड भी छोटा होगा। तो मैं जो पूरे पूंजीवादी ढांचा को जब देखता हूँ, रूस की वो स्थिति या फिर अमेरिका की या फिर यूरोपियन देशों की, जिनका मोटो एक ही होता है कि अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए वो जो भी छोटे छोटे देश होते हैं उनको हर तरह से वो परेशान करते हैं और विवश कर देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं कि वो उनके ढांचे में आ जाए। जो अफगानिस्तान को भी आप देखिए या फिर इराक को देखिए और या ईरान को देखिए, पूरी दुनिया में मतलब अमेरिका के कारण बड़ी तबाही मची है। मेरा जो मानना है व्यक्तिगत है, और फिर गुट निरपेक्ष नीति जो भारत के संदर्भ में जिस समय जवाहरलाल नेहरू के जब थे उस समय, और डॉक्टर लोहिया उस विदेश नीति को देखते थे आजादी की लड़ाई के क्रम में, तो क्या आज उसकी प्रासंगिकता है? खासकर इन दो महाशक्तियों के बीच, एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ नाटो जैसे देश हैं, उसमें क्या इस तरह की प्रासंगिकता, क्या गुट निरपेक्ष नीति की प्रासंगिकता है? तो मैं चाहूंगा कि जो पूंजीवादी ढांचा है जिसमें युद्ध पूरी तरह निहित ही होता है, वो युद्ध थोपते भी है। और दूसरी चीज जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य है, पर्यावरण का सवाल है और भी कई इशूज है, उसमें क्या मतलब वैकल्पिक नीति हो सकता है परिदृश्य के सामने? तो संदीप भाई जरा उस पर ही प्रकाश डालते तो ज्यादा अच्छा होता। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर रमेश झा समस्तीपुर से जी कुछ मौलिक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज का विषय भारत की भूमिका को लेकर के है। तो श्रीमान, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि युद्ध मानव के जीवन की एक अस्थाई भाव है, क्योंकि महाभारत में कहा गया सुच्य अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव सूची के अग्रभाग भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो युद्ध तो होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन भारत को यह नहीं भूलना चाहिए दो बातें। आज से 4 दिन पहले टीवी पर भारत से यूक्रेन से आई हुई एक लड़की सिसक कर बार बार कह रही थी कि हमारे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेनी पुलिसों ने, मैंने देखा, अपनी आंख से देखा, जिस ढंग से डंडे बरसा रहे हैं और इतना पीट रहे हैं, वो कलप कलप के कह रही थी। एक, यूक्रेन के लोगों को वो आपने सुना बॉर्डर पर फ्री पास दिया जा रहा है, हमारे भारत के छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। हम मोदी को दोष दे दें, अपने दूतावास को दोष दे दें, ये सब सही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में अगर अमेरिका ने जिस बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी, अमेरिका ने जिस प्रकार से 7वां बेड़ा भेजा था, अगर रूस ने अपना 7वां बेड़ा का सिग्नल नहीं दिया होता तो विश्व का वह उन्मादी युद्ध 1,93,000 सैनिक मानिकशॉ के सामने में आत्मसमर्पण नहीं करते। यह द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब विश्व युद्ध, और किसी भी विश्व युद्ध में इतने सैनिक समर्पण नहीं हुए, वह रूस के कारण, रूस की मित्रता के कारण। तो भारत की भूमिका में रूस, आप लोगों को मैंने सुना कि कमजोर की मदद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यूक्रेनियों ने हमारे छात्रों के साथ अभी भी जो व्यवहार कर रहे हैं, और भारत का सम्मान यह है, रूस ने दिया है यूक्रेन में
कि आप भारत का तिरंगा ओढ़ लो, पहन लो और चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बहुत से यूक्रेनी भारतीय तिरंगे को पहन करके वहां से निकल रहे हैं। मेरे भारत के तिरंगे का यह सम्मान है, यह सम्मान हो रहा है। तो रूस के साथ जो हमारी संधि है, रूस के साथ जो हमारी मैत्री है, तो रूस के आपने सभी वक्ताओं ने, सभी विद्वान वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को फंसाकर, जो एक कार्टूनिस्ट था, बाय द वे वो राष्ट्रपति हो गया और उसे 6 महीने से ये वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति उसे फुसला रहे थे और उसकी जाल में आ गया। और कौन चाहेगा कि उसकी सीमा पर नाटो देश, और ये नाटो देश में जा रहे हैं ना, अमेरिका पहुंच जाए। तो आत्मरक्षार्थ, और आप सबों ने ही कहा है कि रूस बिल्कुल मन बना चुका था कि युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब युद्ध सर पर आ गया हो तो कोई क्या करे। इसलिए भारत की भूमिका तटस्थता की रही है। इसमें अभी तक जो लड़ाई हुई है उसमें तटस्थ रहा है, लेकिन आज के अखबार में पढ़ा है कि अब वो अगर यह युद्ध कुछ दिन और चला तो जो भी गुटनिरपेक्ष देश के लोग हैं उन्हें किसी एक तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें एक मिनट का मुझे मेरा कहना है, अगर कहीं जाना पड़ेगा तो भारत को रूस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रूस और मैत्री के स्थायित्व का सवाल है। मैं सीधे सीधे तो इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बस आपको याद दिलाऊंगा कि महात्मा गांधी ने जब विश्व युद्ध हुआ तो अपना धर्म समझते हुए पहले अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया था कि अंग्रेजों के ऊपर संकट आया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया कि वो निर्णय गलत था तो उन्होंने अपनी भूमिका बदली। तो उसी तरह से ठीक है, रूस ने हमारी मदद की, अच्छी बात है, लेकिन अगर आज रूस अन्याय कर रहा है तो मुझे लगता है कि हमें वो भूमिका अपनी बदलनी पड़ेगी और रूस को कहना पड़ेगा कि ये युद्ध जो है वो रोकना चाहिए। आपकी राष्ट्रवाद की भावना की मैं कद्र करता हूं, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, श्रीमान भारत ने तो कहा ही है शुरू से कि सीज फायर, मोदी जी ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें किसी न किसी एक तरफ जाना पड़ेगा, और किसी एक तरफ जाना पड़ेगा अगर, तो मुझे रूस के साथ जाना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट विचार है। और मेरा कहना है कि यूक्रेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ उन भारतीयों का या उनका नहीं है जो तिरंगा ओढ़ के निकल आ रहे हैं। जो वहां रहेंगे उनका क्या होगा, मुझे ज्यादा चिंता उनकी है। सर, मैं आप दोनों विद्वानों को थोड़ा बैलेंस करना चाहता हूं। मेरा अपना मानना है कि भारत एब्स्टेन कर रहा है, वहां तक सही है, लेकिन रूस में और पुतिन में अंतर करना चाहिए भारत को। ये अटैक रूस नहीं किया है सर, ये अटैक पुतिन किया है। ये चीज समझना होगा कि रशिया हमारा मित्र राष्ट्र है, ना कि व्लादिमीर पुतिन हमारा मित्र है। तो भारत यदि यूनाइटेड नेशन में एक बड़ा देश की भूमिका निभाना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल में आप एक बड़े देश की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो इस चीज का विरोध कर सकते हैं, आप कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं। हाँ, आप वोटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के, तो ये अलग बात है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट भी सर्व होना चाहिए सर। ठीक है, एक तो टिप्पणी यह है कि जो बहुत सही टिप्पणी है कि विदेश नीति के किसी जानकार का आज के विमर्श में अभाव गहराई से महसूस हुआ। यूक्रेन मसले पर भारत के दक्षिणपंथियों और वामपंथियों में दिलचस्प मेल है। एक दोस्ती के नाम पर पुतिन पर निछावर है, तो दूसरा बड़ा भाई मानकर इसे किस रूप में देखते हैं। नहीं, आपकी बात सही है कि सत्ता और विपक्ष इस मामले में एक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि चूंकि ज्यादातर लोग इस चर्चा में जो शामिल है, मैं मान रहा हूं कि गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, तो मुझे लगता है कि गांधी की भूमिका हमें लेनी चाहिए और जो कमजोर पे आज हमला हो रहा है उसके साथ खड़े होना चाहिए, और इस युद्ध को जितनी जल्दी ये समाप्त हो जाए उसके लिए हम जो कुछ भी कर सके वो करना चाहिए।
रूस के पक्ष में खड़े होने का ये मतलब है कि तमाम यूक्रेनी नागरिकों के लिए हम बड़े संकट की स्थिति खड़ी कर रहे हैं। वो इस ठंड में वो बेमौत मारे जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है ये बहुत ठीक नहीं है यूक्रेन के लोगों के लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और भागने वालों की संख्या तो अंत में बहुत मामूली होगी, और निस्बत उसके कि जो वहाँ रह जाएंगे, तो उनके बारे में सोचना मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी राजनीतिक समीकरण के चलते हम जो है अपना फैसला लें। मानवीय दृष्टिकोण यही होना चाहिए, और उस आधार पे जो है हमें यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ये बहुत फर्क करने का मतलब इस समय नहीं है कि ये रूस और पुतिन जो है अलग अलग है। इस समय रूस की तरफ से निर्णय पुतिन ही ले रहे हैं। और किन्हीं का कोई सवाल हो? जी सबको नमस्कार। मैं नीरज कुमार झा बोल रहा हूँ। अब पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है इन विद्वतजनों के सुनने का विचार। तो मेरा एक प्रश्न था, मैं ये बार बार भी सुन रहा हूँ, यूक्रेनी नागरिकों, भारतीय नागरिक, यूक्रेनी नागरिकों को निकलने दिया जाता था बॉर्डर में, भारतीय नागरिकों को नहीं निकलने दिया जाता था। तो ये क्या बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना नहीं हुआ? जो यूक्रेन के सैनिक यूक्रेन के नागरिकों को प्राथमिकता न देकर भारत के नागरिकों को प्राथमिकता देंगे? तो ये तो स्वाभाविक मुझे लगता है। ऐसा तो भारत में भी, अगर ऐसा भगवान न करे ऐसा संकट अगर भारत में भी होगा तो स्वाभाविक लोग अपने लोगों को प्राथमिकता देंगे। तो इसे मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मिस ट्रीटमेंट नहीं है। सेकेंड, एक प्रश्न और भी, जैसे पांडे सर ने बताया, जो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया, यदि संकट में हो तो क्या दूतावास के नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है? यदि ऐसा लगता है दूतावास पर भी आक्रमण हो जाएगा, वहां के लोगों को मार दिया जाएगा, तो दूतावास कब तक काम करना चाहिए? क्या उसको मतलब जब पूरा का पूरा मतलब अपने को मर जाने के लिए वहां उसको रहना, वो तो सैनिक होते नहीं है। इसके लिए तो भारत सरकार अगर चाहे तो अपना डिफेंस फोर्स भेजे, वहां हस्तक्षेप करे, नागरिकों को निकाले। क्या दूतावास के नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनसे अपेक्षा की जाती है अंतिम समय तक वो टिके रहे, जब तक कि जब तक वो मर ना जाए? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि ये बात सही है कि उनके पास सैनिक ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक बात जज्बे की होती है। भाई, आप अपने देश की तरफ से वहां पे नियुक्त हैं दूतावास में, आपकी बाकी जिम्मेदारियों के साथ ये भी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करें। लेकिन आप शुरू में ही, ये कोई बीच में नहीं हुआ, ये जैसे ही संकट खड़ा हुआ, पूरा दूतावास बंद करके भारत के जो वहां अधिकारी कर्मचारी थे वो सब भारत आ गए। तो मैं आपसे उल्टा सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? भाई, विदेश विभाग में आप काम कर रहे हैं, ये तो संकट कभी भी खड़ा हो सकता है। तो जिस तरह से हमारे सेना में जो लोग जाते हैं वो ये मान के जाते हैं कि भाई हमारी जान जा सकती है, जो विदेशों में जा रहे हैं और खास करके अफगानिस्तान जैसी जगह पे, उनको मालूम है कि भाई ये संकट है। अफगानिस्तान में पहले भी ऐसी स्थितियां थी कि लोग मारे जाते थे आतंकवादी घटनाओं में। तो लेकिन संकट को देखते ही भाग खड़े होना, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई जिम्मेदाराना व्यवहार है। उनको वहां तब तक तो रहना चाहिए था जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि भारत के लोग कैसे निकलेंगे। वो व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी थी। नहीं, मेरा इसमें सर ये करना है, जो भारत के दूतावास बंद होने से पहले कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर लिए थे, भारत फर्स्ट नहीं था उस लिस्ट में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब एडमिनिस्ट्रेशन टोटल का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाला है हॉस्टाइल हो, तब तक फिर हम उस दूतावास एम्बेसी से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इनकमिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उससे नेगोशिएशन करेगा और कम्युनिकेशन ठीक पर रहेगा? तालिबान तो टोटली हमारे अगेंस्ट था, तो उस केस में एम्बेसी रखने का कोई तुक नहीं था। जो हम कर सकते तो दिल्ली से भी मैनेज कर सकते, वाशिंगटन से भी मैनेज कर सकते थे, ईरान से भी मैनेज कर सकते थे। फिर वहां स्टेशन होना मुझे लगता है कोई अनावश्यक नहीं था। आपने चीजों को वॉशिंगटन के माध्यम से मैनेज किया ना। आपके लोग कैसे निकले? अमेरिका की मदद से ही निकले ना।
तो आप एग्जैक्टली सर, तो अमेरिका आपके दूतावास की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता था। तो अपना दूतावास बंद कर चुका था सर। हाँ वो ठीक है कि अमेरिका की सेना जा रही थी। मेरा कहने का मतलब कि अमेरिका ये कह सकता था कि भारतीय दूतावास को क्षति न पहुंचाई जाए। तो खैर अब वो तो एक काल्पनिक बात है, लेकिन वो मेरा कुल मिला के कहना है कि ये जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है। जो छात्र बता रहे हैं कि वहां पे पोलैंड की सीमा पे या रोमानिया की सीमा पे भारतीय दूतावास के लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, और वो ठीक ही कह रहा है कि एक बार वहां से निकल गए फिर क्या मदद की जरूरत है। फिर तो बस हवाई जहाज में यात्रा की सुविधा मिल जाए। रोमानिया में तो सुरक्षित ही हैं लोग। नंबर ऑफ फ्लाइट्स तो उतने नहीं है सर, गवर्नमेंट के स्पेशल एफर्ट्स से ही तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हुए हैं सर। नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी तो नहीं थे, ऐसे बच्चे थे हमारे चला थे रोमानिया एयरपोर्ट में। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनका दुख में साथ हूँ, गलत हो रहा है। वो कह रहा है तो नहीं हो सकती है ना। वो कह रहा है कि मुख्य समस्या यूक्रेन से निकलना है, उसमें भारतीय दूतावास मदद नहीं कर रहा। नहीं, वो तो ये प्रॉब्लम है सर, तो एम्बेसी का प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ। अगर उनको दिक्कत हुई है, बात सही है, तो बहुत दुखद बात है सर। बट लेकिन यूक्रेनी नागरिकों के बराबर ट्रीटमेंट की अपेक्षा मुझे लगता है सर ज्यादा आदर्श बात है। वो आपकी बात ठीक कि यूक्रेन तो अपने नागरिकों को ही प्राथमिकता देगा। ठीक है, तानाशाही को रोकना होगा। किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी ताकतवर देश को हस्तक्षेप नहीं करने के लिए हमें भारत देश बड़ा देश है और दुनिया में संदेश देना चाहिए। 150 करोड़ का भारत देश, 750 करोड़ आबादी, संसार में बड़ी भूमिका हो सकती है। कमजोर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा? तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। हमारी विदेश नीति को आज बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी ताकत युवा भारत को दिशा देनी होगी। ताकतवर देश है भारत और रहेगा विश्व में शांति के लिए प्रेम, अहिंसा, सत्य के रास्ते पे। गांधी विचारधारा विकल्प है। आज मल्टीनेशनल कॉरपोरेट घरानों का नए तरीके की गुलामी साजिश। हाँ, तो जो रंजीत जी कह रहे थे उसका जवाब मैं पूरा नहीं कर पाया। रंजीत नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते भाई। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह पहले राष्ट्रसंघ बनी और उसका कुछ विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकने में, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कोई विशेष योगदान बड़े राष्ट्रों के संदर्भ में नहीं दिखता जब युद्ध की बात आती है। तो क्या कभी इंटरनेशनल सेटअप, वर्ल्ड ऑर्डर डेमोक्रेटिक हो पाएगा या हमेशा बड़े देश ही फैसला लेते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे? जी, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं रंजीत जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था और उसका जवाब उनके सवाल में ही था कि अगर आपको इस जो पूंजीवादी जो पूरी व्यवस्था है इससे बाहर निकलना है तो उसका विकल्प गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा कर सकता था। क्योंकि जो दुनिया के जो गरीब देश थे, जो नए नए आजाद हो रहे थे साम्राज्यवादी शक्तियों से, वो अपने यहाँ इस तरह की आर्थिक नीतियां अपना सकते थे जो समाजवादी हो, जो भारत ने करने की कोशिश भी की। लेकिन 1991 से तो ऐसा लगता है कि हमने समर्पण ही कर दिया है और हम पूरी तरह से पूंजीवाद के रास्ते पे चल चुके हैं। और यही वो समय है जब हमने नरसिम्हा राव की ही सरकार ने ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं इनको लागू किया और नरसिम्हा राव की सरकार ने ही पहली बार इजराइल को मान्यता दी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आपस में जुड़ाव है। जो आर्थिक नीतियां हैं, जो हमारी विदेश नीति है, तो भारत अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बना रहता तो वो एक विकल्प जरूर प्रस्तुत कर सकता था। और शायद जैसा मैंने कहा कि दुनिया के 125 देश जिन्होंने परमाणु हथियार न बनाने का संकल्प लिया हुआ है लिखित संधियों के माध्यम से, और ये उस तरह की संधियां नहीं है जो बड़े बड़े देशों ने कमजोर देशों का हाथ मरोड़ के करवाई हैं, ये इनकी पहल पे हुई हैं, इन देशों ने पहल ली है। तो हमारी एक भूमिका हो सकती थी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सवाल है, इसमें भी अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बड़े समूह के रूप में अगर ये कहते कि दुनिया में ये जो दादागिरी चल रही है जिसमें कि 5 सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं
यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उसी के बल पे वो दादागिरी करते हैं। और उन्होंने ऐसा निजाम बना दिया है कि इन 5 के पास तो परमाणु हथियार रहेगा, लेकिन बाकी देशों को CTBT, NPT जैसी ट्रीटी साइन करनी पड़ेंगी जिसमें लिखा हुआ है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते। इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण कोरिया ने बना लिया है, ये बात दूसरी है। लेकिन भारत की जो भूमिका पहले थी कि जब तक ये 5 देश भी तैयार नहीं हो जाते हैं अपने परमाणु हथियार खत्म करने के लिए, तब तक भारत CTBT पे हस्ताक्षर नहीं करेगा, ये भूमिका तो सही थी। लेकिन जिस दिन से हमने अपनी वो भूमिका छोड़ के, और ये भूमिका हमने तब छोड़ी जब राजीव गांधी ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में और कहा, सुरक्षा परिषद में ये भाषण हुआ, जनरल असेंबली में ये भाषण हुआ था, और राजीव गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के वो ताकतवर 5 देश बताएं, एक समय सीमा तय करें कि वो अपने परमाणु हथियार कब खत्म करेंगे। ये जो एक नैतिक भूमिका थी, ये आखिरी प्रधानमंत्री था राजीव गांधी जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की रखी थी। लेकिन जब उसको लगा कि बड़े देश इस बात पे तैयार नहीं होंगे, वो अपने हथियार तो रखेंगे लेकिन दूसरे देशों को नहीं बनाने देंगे, तो ये फैसला राजीव गांधी सरकार का था कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का फैसला नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तो सिर्फ उस फैसले को लागू किया, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि परमाणु हथियार भारत बनाएगा, जो मेरा मानना है कि सही फैसला नहीं था। हमारा फैसला ऐसा होना चाहिए था जो नेहरू ने लिया था, जब नेहरू को ये लालच दिया गया कि चीन के पहले आप परमाणु हथियार बना लीजिए, आप हमसे हथियार ले लीजिए और उसका आप परीक्षण कर लीजिए और हम दुनिया को बताएंगे कि ये हथियार आपने बनाया। सर तो क्या आपको नहीं लगता है कि यही परमाणु हथियार है जो नॉर्थ कोरिया और इजराइल जैसे छोटे देशों पे अटैक होने से बचा रहे हैं? इतना बड़ा यूक्रेन और नाटो से जिसकी दोस्ती है, उस पे भी अटैक कर दिया गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया और इजराइल जैसे देश आज भी सुरक्षित हैं। यही परमाणु हथियार उनको सुरक्षित रख रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगते? आप डेटरेंस की बात कर रहे हैं ना, कि मेरे पास हथियार हो तो कोई हमला नहीं करेगा। आपका सिद्धांत अगर माना जाए तो दुनिया के हर एक देश के पास परमाणु हथियार और हर एक इंसान के पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए। लेकिन सर आइडियलिज्म पे वर्ल्ड तो स्टेबल नहीं हो सकता है ना सर, जैसा कि आपने कहा कि बॉर्डर हटा दिया जाए। लेकिन मजेदार बात ये है, आप रितेश बोल रहे हैं ना? कौन बोल रहे हैं? जी सर रितेश बोल रहा हूँ। हाँ, मजेदार बात ये है रितेश भाई कि हम में से ज्यादातर लोग, सामान्य लोग, मैं सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हम में से ज्यादातर सामान्य लोग उन 125 राष्ट्रों की तरह सोचते हैं जो हथियार रख के अपनी सुरक्षा नहीं चाहते हैं। हम में से अगर ये कहा जाए, लोगों से कहा जाए कि भाई चलिए आप आज से ये बंदूक रखना शुरू कर दीजिए अपनी सुरक्षा के लिए, तो हम में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई हम उसके बिना ही ठीक है, क्योंकि फिर लेकिन हमें सर अशांति तो वहां भी है सर। अरे भाई मेरी बात प्लीज आप बीच में बीच में ना बोले ना, फिर तो बातचीत नहीं हो पाएगी। प्रश्न पूछने के बाद इनको आप उत्तर देने दें। आप तो संवाद में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। आप नहीं उत्तर सुन लेना उससे। नहीं, प्रश्नों का स्वागत है, लेकिन मुझे उत्तर पूरा कर लेने दीजिए। उत्तर पूरा करने दें। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर जो सामान्य लोग हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, और ज्यादातर जो सामान्य राष्ट्र हैं, मैं महाशक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो हथियार न रखने में विश्वास करते हैं और उन्हें कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती। मैं जब सड़क पे निकलता हूं तो मुझे नहीं असुरक्षा महसूस होती कि मेरे पास कोई हथियार नहीं। तो ये जो सोच है इंसान की, यही उसकी स्वाभाविक सोच है। और हर एक समाज में आपको कुछ गुंडे बदमाश मिल जाएंगे जो हथियार रखते हैं। तो ये जो 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अब उसमें आप भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ लीजिए, ये दुनिया के गुंडे बदमाश हैं
जो हथियार रखने में विश्वास करते हैं, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करते हैं, दूसरों को डराते धमकाते भी रहते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप दुनिया के गुंडे बदमाशों की श्रेणी में शामिल होंगे या दुनिया के सभ्य देशों की समूह में शामिल होंगे, जिन्होंने हस्ताक्षर करके कहा है कि हम कभी परमाणु हथियार बनाएंगे नहीं और किसी दूसरे देश को अपने यहाँ लगाने नहीं देंगे। आप दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। एक सर, मैं नीरज कुमार झा सर, एक संदर्भ ये भी आ रहा है सर, यूक्रेन के पास अगर परमाणु बम रहता तो शायद रूस जो है उस पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करता सर। ये आदर्शवाद जब स्थापित होगा, सॉल्ट ट्रीटी हुआ, सच खत्म करने की बात हुई, लेकिन आज तक कुछ खत्म नहीं हो गया। तो करने का मतलब ऐसा नहीं है उस आदर्शवाद की प्रतीक्षा करते करते मेरा अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाए। मैं आपका प्रश्न समझ गया, बीच में काट रहा हूँ। आप बताइए कि आपके परमाणु हथियार से कोई पाकिस्तान डरता है क्या? लगातार वहां से आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, आपके सैनिक मारे जा रहे हैं सीमा पे। एक समय था जब चीन की सीमा पे सैनिक नहीं मारे जाते थे, लेकिन इस सरकार में चीन की सीमा पे भी मारे जाने लगे। तो सवाल यह है कि आपका जो परमाणु हथियार है वो आपकी सुरक्षा तो कर नहीं पा रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान से आक्रमण तो हो ही रहे हैं लगातार। बट सर 75-71 के बाद फुल स्केल वार भी तो नहीं देखा सर। अरे फुल स्केल वॉर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गए, क्योंकि अब हमारे पास भी परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास भी, और चीन के पास तो पहले से ही था। तो आप ये सोचिए, अगर सारी दुनिया ऐसी बनती जाएगी, कल बांग्लादेश ने तो कह ही दिया है कि हमें भी शायद बनाना पड़ेगा। तो अगर सारे देशों के पास परमाणु, मतलब आप कौन सी दुनिया चाहते हैं, कि सारे देशों के पास परमाणु हथियार हो, या ऐसी दुनिया चाहते हैं कि वो परमाणु हथियारों से मुक्त हो? संदीप जी, मैं कुछ निवेदन करना, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुख्य विषय जो है उस पे चर्चा केंद्रित न होकर के चर्चा कहीं भी जा रही है, और प्रश्न अगर मुख्य विषय पे पूछते तो चर्चा केंद्रित भी रहती। दूसरा एक ये है, किसी भी संवाद में 2 व्यक्तियों के बीच में ही संवाद न हो, अन्य श्रोताओं को भी अवसर मिले। और संदीप जी लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, अगर बार बार आप प्रश्न करेंगे या काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो ये संवाद सीमित रह जाएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप उस पर संवाद आप अपनी ओर से ना करें। अन्य साथी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई एक बहुत ब्रीफ टिप्पणी है तो दें और विषय पर केंद्रित रखें, तो शायद एक सार्थक बहस तो हो रही है, यही है, होती रहेगी। जी, कोई और साथी जो सवाल करें, तो अन्यथा समय भी काफी हो गया है। और शशि जी, किन्हीं और साथियों का अगर कोई हो सवाल तो ठीक है, नहीं तो फिर अध्यक्ष आपका जो टिप्पणी होगी वो हो जाए, और उसके बाद इसको मैं साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर उनको, अगर कोई कोई खास सवाल हो तो वो टिप्पणी। एक सवाल सर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, एक सवाल सर रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे हो, कैसे यूनाइटेड नेशन या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मजबूत हो जो बड़े देशों को भी मतलब रोक सके युद्ध से, कैसे होगा ये सर? देखिए, वो मैंने एक संकेत उसका दे ही दिया था कि देखिए, जो दुनिया के 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं जो दादागिरी कर रहे हैं दुनिया में, इनको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि हमें इनके खेमों में शामिल नहीं होना चाहिए। ये जो खेल खेलना चाहते हैं, अगर हम इनके खेमों में शामिल होंगे तो फिर ये इनकी दादागिरी कभी खत्म नहीं होगी। तो उसका एक ही तरीका है कि बाकी जो देश इस युद्ध के खेल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको अपने आप को अलग करके और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दबाव बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर आप चार्टर उठा के देखेंगे तो सबसे पहला बिंदु उसमें यही है कि दुनिया में युद्ध खत्म हो और परमाणु हथियार को खत्म किया जाए पहले। तो वो एक बहुत उचित प्लेटफॉर्म है। उसका उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 5 देशों के पास वीटो पावर है, और सिर्फ वीटो पावर ही नहीं, उसमें पैसा भी अमीर देश ही लगाते हैं।
तो इसको उनकी दादागिरी से मुक्त किया जाए, ये इस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि हम भी उसी स्वार्थ के खेल में शामिल हो गए हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी एक शक्ति बन के हम सुरक्षा परिषद में ही शामिल हो जाए। तो ये दिक्कत आ रही है, इसलिए वो अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा पा रहा। अब प्रश्न नहीं लिया जाएगा इसलिए कि काफी वक्त हो रहा है और अध्यक्ष टिप्पणी के लिए संदीप जी को पहले संदीप जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और शेखर जी से निवेदन है कि वो अपनी टिप्पणी दें और उसके बाद नवेंदु जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और ये समाप्त होगा। शेखर जी धन्यवाद शाहिद भाई। आप सबों को नमस्कार। देखिए, जो दुनिया की चिंता है और जिस पर प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने और भाई संदीप जी ने अपने अपने तरीके से विषय को रखने की कोशिश की, कुछ बातें जो इसमें आई हैं, खास करके एक सवाल ये था कि जो विद्यार्थी हमारे यूक्रेन में थे और हैं, उनको देश से कैसे, यानी यूक्रेन युद्धरत जो देश, उससे कैसे निकाला जाए। तो ये एक सबसे गंभीर समस्या थी और इस पे चर्चा केंद्रित भी रही। और हमारे विद्यार्थियों ने जो यूक्रेन में थे, उन्होंने कुछ अपने बहुत कटु अनुभव सुनाए हैं। यद्यपि मीडिया में बहुत सारी बातें कही गई, सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें हो रही हैं, चुनाव में उसका बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, लेकिन सत्य तो यही है कि जो विद्यार्थी वहां थे वो बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरे और 2 विद्यार्थियों की तो एक तरह से हत्या हो गई, वो मारे गए वहां। तो युद्ध की जो विभीषिका है वो कितनी खतरनाक होती है, और युद्ध करने वाले राष्ट्र ही उसमें क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, जो युद्ध में शामिल नहीं होते हैं वो भी किस प्रकार से युद्ध के शिकार हो जाते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो ये है कि जो युद्ध है, ये युद्ध एक तरफा है, आक्रमण किया गया है। आक्रमण और युद्ध में फर्क होता है कि किसी बात को लेकर के अचानक दोनों तरफ से कुछ प्रयास शुरू हो जाए और उसमें सीमा का उल्लंघन हो जाए या जो भी हो, तो ये तो सीधे सीधे एक आक्रमण है। यूक्रेन पर आक्रमण किया है रूस ने, भले उनके जो जो कारण वो गिनाते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए, आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा इस प्रकार के तर्कों का सहारा लेता है। ये कहा ही जाता है कि न्याय अपने आप में कई बार जो स्थापित होता है, उसमें शक्तिशालियों के द्वारा न्याय की अपनी परिभाषा गढ़ दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के बीच में भी जो शक्तिशाली राष्ट्र है, वो अपने आक्रमण को भी प्रमाणित करते हैं और उसके लिए न्यायोचित तर्क गढ़ लेते हैं। रूस भी गढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उनके लगातार बदलते तर्कों को भी देखिए, कुछ वो तर्क हैं जो प्रारंभ से हैं, कुछ वो तर्क हैं जो लगातार वो करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहना कि नव नाजीवाद का वहां प्रभाव बढ़ा, इसलिए नव नाजीवाद को खत्म करने के लिए वो यूक्रेन में आक्रमण करके वहां नव नाजीवाद को समाप्त करना चाहता है। एक और तर्क अभी गढ़ा जा रहा है कि यूक्रेन की जनता या यूक्रेन वो एक प्रकार से रूसी राष्ट्र का हिस्सा है, या रूसी जैसा ही है, या रूस का ही हिस्सा है। इसका मतलब है इन तर्कों के द्वारा आप यूक्रेन की संप्रभुता, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको कहीं न कहीं अपने अधीन लेने के लिए इन तर्कों का सहारा आप ले रहे हैं। तो आप उनके बदलते तर्कों को भी देखिए, कुछ बातों को और देखिए। जो पुतिन, यूक्रेन की जनता, सिविलियन, आप ये देखिए कि युद्ध में सेना युद्ध में शामिल होती है, लेकिन युद्ध में मारे कौन जाते हैं, किन्हें कष्ट सहना होता है। लाखों की संख्या में यूक्रेन से भाग करके लोग चाहे पोलैंड या रोमानिया जा रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, सिविलियन से। दूसरी तरफ स्त्रियां, बच्चे, वो तमाम युद्ध के शिकार होते हैं। तो कोई भी सभ्य मानव अगर युद्ध की सराहना करता है या युद्ध को सराहने की कोशिश करता है, तो ये अपने आप में एक असभ्यता है, अमानवीयता है, और ये अंतर्राष्ट्रीयता की जो कल्पना है उसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की तो घोर निंदा होनी चाहिए थी, रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया है यूक्रेन पर और यूक्रेन की जनता पर, उसकी पूरी तीव्रता के साथ घोर निंदा पूरे विश्व में होनी चाहिए, और भारत को भी उस निंदा में पूरी तीव्रता के साथ शामिल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी था, जो हम चूक गए, और हमने पूरी दुनिया में जो अपनी एक नैतिक शक्ति की साख थी
गुटनिरपेक्षता के दिनों से साख को खत्म कर दिया। गांधी और बुद्ध के देश को हमने कहीं न कहीं बदनाम कर दिया। गांधी तो मानव सेना की बात किया करते थे, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर युद्ध हो रहा है तो आप पहली बात तो करेंगे कि जो आक्रमणकारी है आप उसकी भर्त्सना करें। दूसरी बात, निश्चित रूप से ये एक सामान्य है, शक्तिशाली के साथ अगर आप खड़े हो जाते हैं, उनके साथ होते हैं, उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कमजोर के साथ तैयार हो जाए, उनके साथ जाएं, तो हो सकता है शक्तिशाली को ये एहसास हो सकता है कि ये अकेला नहीं है, दुनिया इसके साथ है। जो भी युद्ध के खिलाफ है, जो भी आक्रमण के खिलाफ है, जो भी युद्ध के द्वारा विध्वंस के खिलाफ है, वो उस शक्ति को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान कर सकता है और हो सकता है कि आक्रमणकारी देश पर इसका प्रभाव हो। ये भी बहुत जरूरी चीज है। जो दो बातें कही गई हैं, लीग ऑफ नेशंस की चर्चा हुई थी। लीग ऑफ नेशंस फेल होने का एक बहुत सीधा कारण था। लीग ऑफ नेशंस बनाया ही गया था विजेता राष्ट्रों के द्वारा, और उसमें जो तर्क गढ़े गए थे, उसके नियम थे, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तो फैसला नहीं होगा। तो वो तो अपनी विफलता की ओर गया और युद्ध भी आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। यूनाइटेड नेशन में हमारे संदीप भाई ने बहुत सही शब्दों में कहा कि जो सुरक्षा परिषद की जो एक तरह से रचना है वही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि तो आप समानता, राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत को वहां स्वीकार ही नहीं करते। तो कुछ को आपने स्थायी राष्ट्र प्रारंभ से ही सदस्य बना दिया, कुछ को वीटो पावर उन्हीं राष्ट्रों को दे दिया, और निश्चित रूप से और इस बात की लगी है कि मैं भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाऊं, इस बात के लिए नहीं कि डेमोक्रेटाइजेशन इस रूप में हो कि वीटो पावर भी खत्म किए जाए, स्थायी सदस्यता भी समाप्त की जाए, और यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी वैश्विक संस्था बने जो दुनिया में सुरक्षा प्रदान करे। आप जानते हैं कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950 में आम सभा में पारित हुआ था, और उसमें ये हुआ था कि अगर सुरक्षा परिषद कोई ऐसा निर्णय नहीं कर पाएगी वीटो पावर के प्रयोग के कारण, तो निश्चित रूप से जनरल असेंबली में जिसको सभी सदस्यों को समान अधिकार, वो एक रेजोल्यूशन ला करके यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन उसे कहते हैं, 1950 का रेजोल्यूशन है, वो एक निर्णय ले सकते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि भारत अगर जिस प्रकार की बातें कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय विदेश नीति के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात, आप ये बात कह सकते हैं कि राष्ट्रों का राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है, वही उसकी विदेश नीति करता है, और कहीं भी अपने राष्ट्र हित के लिए कोई भी लिया गया निर्णय हो सकता है कि आप उसको जस्टिफाई करें, लेकिन निश्चित रूप से जो आपके नैतिक शक्ति हैं वो कमजोर होती है। तो दुनिया में अगर आपको किसी एक के साथ जाना है, और जाते क्या है आप उनके साथ भी पूरी तरह से नहीं है, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तो अमेरिकी साम्राज्यवाद है। अमेरिकी साम्राज्यवाद, शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, और शीत युद्ध की समाप्ति के कारण ही आगे चल करके गुटनिरपेक्षता तो कहीं न कहीं धीरे धीरे एक प्रकार से धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गई। वो पृष्ठभूमि में चली गई, तो सवाल पृष्ठभूमि में चले गए, इसलिए वो बातें अब तो होती भी नहीं है गुटनिरपेक्षता की। लेकिन निश्चित रूप से हंटिंगटन और तमाम ऐसे जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, सैमुअल टी हंटिंगटन ने, उन्होंने शीत युद्ध के बाद महाशक्तियों का युद्ध समाप्त हो गया शीत युद्ध के रूप में, उन्होंने कहा तब वैचारिक नहीं, दुनिया में सभ्यताओं का जो है युद्ध होगा, या उसके बीच सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के विवाद होंगे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, अगर किसी भी प्रकार से आप युद्ध को उचित ठहराते हैं तो मानवता के खिलाफ है। वॉर इज ऑलवेज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो मनुष्यता के विरुद्ध युद्ध जो है एक अपराध है, और निश्चित रूप से यूक्रेन की जनता के साथ जो रूस ने युद्ध थोपा है, और रूस ने यूक्रेन की जनता के खिलाफ, इसलिए राष्ट्राध्यक्षों या नेताओं के बीच में जो भी अपने विरोध हैं, चाहे जो भी जिन बातों का आप सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो वहां की जनता के साथ अमानवीयता भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक अपराध भी कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और एक बात, जो बात इन बातों में निकल करके आई है, अगर शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर इसी प्रकार की दबंगगिरी करेंगे, इसी प्रकार की दबंगगिरी शक्ति के बल पर करेंगे, कोई भी कमजोर जीत पाएगा क्या? कोई भी कमजोर नहीं जीत पाएगा। और ये कहानी वहीं पहुंच जाएगी
शेर जो नीचे पानी पी रहा है वो बकरी के पानी पीने को कह के कि ये जूठा वो कर रही है। बकरी तो ऊपर पानी पी नहीं रही थी, शेर ऊपर पानी पी रहा है, बकरी नीचे पानी पी रही है, बकरी कैसे पानी जूठा कर रही है। इस बात को भी समझना जरूरी है। शक्तिशाली कैसे अपने हर कदम वो गलत क्यों ना हो उसको न्यायोचित ठहराने की कोशिश करता है, इस तर्क को भी समझने की आवश्यकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जो हमारे भाई संदीप जी ने कहा था अफगानिस्तान के संदर्भ में भी, और यहाँ भी एम्बेसी जिस प्रकार से बहुत ज्यादा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाई। एक बात आप याद कीजिए, टाइटैनिक फिल्म है, टाइटैनिक फिल्म में जो कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक जहाज है वो सबको निकलने के लिए कहता है, वो निकलना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं निकलना चाह रहा है? ये उसकी जिम्मेदारी है। एम्बेसी बनाई इसीलिए जाती है। और एक बात और जानिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एम्बेसी में अगर एम्बेसी में लोग चले जाएं तो एम्बेसी के ऊपर उस देश की सरकार भी कोई भी कदम उसके खिलाफ नहीं उठा सकती। आप इस बात को देखिए। इसलिए अगर एम्बेसी अपने दायित्वों का निर्वहन करती, और अफगानिस्तान में भी करना चाहिए, ठीक आप कह सकते हैं कि तालिबानी कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाली शक्तियां हैं, लेकिन ये भी तथ्य है कि क्या आपने कुछ ऐसा कदम उठाया क्या? यूक्रेन में भी क्या आपने कुछ ऐसा कदम उठाया क्या? कितने दूतावास यूक्रेन में जो है वो रूसी आक्रमण के शिकार हुए। वैसी स्थिति में ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन, देश की जिम्मेदारी है जो भी नागरिक यहाँ हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनती है, आक्रमण की स्थिति बनती है, अपने नागरिक को वहां से निकालने के लिए वो हर संभव कोशिश करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। एक बात जो आपको समझना है, हमारे विद्यार्थी वहां फंसे हुए थे, सरकार के द्वारा दिए गए तर्कों को देखिए, संवेदनहीनता को देखिए। तो पढ़ने जाते हैं छोटे देशों में, जब वो पढ़ने जा रहे थे तब तो आपने ये बात नहीं की थी, और पढ़ने क्यों गए उसके अपने तर्क हैं। लेकिन आज क्या करें, छोटे देशों में क्यों पढ़ने जाते हैं? ये संवेदनहीनता है, आपकी जो इनसेंसिटिविटी है उसको समझने की जरूरत है। ऐसे तर्क विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ है, और विद्यार्थियों की लगातार देखिए हमारे कार्यक्रम में भी कई विद्यार्थी आए और जो साफ शब्दों में कहे दक्षिण अफ्रीका की क्यों तारीफ कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों का दक्षिण अफ्रीका की एम्बेसी या मोरक्को की एम्बेसी से कोई लेना देना नहीं है। देश की एम्बेसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका की तारीफ कर रहे हैं। रोमानिया के, आप जानते हैं कि रोमानिया के लोगों और यहाँ तक की सिविल जो नागरिक समाज है, एनजीओ है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा तो उनकी एम्बेसी के लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या किया, और निश्चित रूप से रोमानिया ने उनके लिए क्या किया जो उनके देश के नहीं थे। रोमानिया वहाँ का जो एनजीओ या जो नागरिक समाज है, इन बातों को भी समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चा हुई और हमारे आनंद भाई ने बहुत संक्षेप में, समय नहीं था, और संदीप भाई ने बहुत विस्तार के साथ भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भी गांधी के संदर्भों के द्वारा टिप्पणी की, उसके साथ ही साथ भारत की नैतिक शक्ति का जिक्र किया, उन भारत का युद्ध के प्रति जो एक नैतिक प्रारंभ से रहा है उसका भी जिक्र किया, और आज के संदर्भों को भी जोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो कहीं मिलिट्री इंडस्ट्री पूरी दुनिया में युद्ध चाहता है, ये फैक्ट है। पूंजीवाद और जो मुनाफाखोर हैं वो चाहते हैं कि युद्ध हो, तो हम भी चाहें कि युद्ध हो, युद्ध तो रुके। आपने नॉर्थ कोरिया की बात कर दी थी, नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन कैसा है? आप ये कहेंगे कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया इसीलिए उस पर आक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन देखिए, कौन सा जीवन जी रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आप इसकी बात सोचेंगे? अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है तो आदेश दिया जाता है कि छाती पीट पीट करके लोग रोएंगे, अगर वो नहीं रोएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ऐसा समाज चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के परमाणु अस्त्रों का निर्माण करके अगर आप समझते हैं विश्व महाशक्ति भी बनेंगे और छोटे राष्ट्रों को आप दबाएंगे, ये कोई उचित तर्क नहीं है। अपने देश की जनता के हितों की चिंता करना, गरीबी या शिक्षा और बेरोजगारी से उनको मुक्ति दिलाना, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, महामारी में आपने देख लिया। तो आपकी तैयारी किस प्रकार की है कि देश बात के लिए महाशक्ति नहीं बन जाता, उसके पास परमाणु बम है और इसलिए भी सुरक्षित नहीं है कि परमाणु बम है तो वो सुरक्षित है। मुझे लगता है इन तमाम सवालों को आप संदर्भ में समझें और हमें कोई
पार्टी के आधार पर निर्णय करने के बजाय इस बात पर निर्णय करना चाहिए इसमें यूक्रेनियन जनता उसके साथ जो हो रहा है वो कहां तक उचित है। आप तर्कों के द्वारा आक्रमण को और युद्ध को उचित न ठहराएं, ये मेरा विनम्र निवेदन है और यही बात मुझे आपसे रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और संदीप भाई ने तो बहुत विस्तार से कहा, इसलिए उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। और उनके आप एक बात कर रहे थे जो मुझे, कोई विदेश नीति का एक्सपर्ट नहीं है, विदेश नीति का एक्सपर्ट होगा। आजकल टीवी पर बहुत सारे विदेश नीति सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या बोलते हैं आप, मैंने तो टीवी देखना ही बंद कर दिया है ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनना। मैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, चीजों को संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तो आप सबको एक बार से फिर धन्यवाद। शाहिद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे साथी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सार्थक संवाद की निरंतर आवश्यकता है जो कम से कम जनमत में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे शुद्ध विचार वहां तक पहुंचा सके। आदर्श के बिना कोई समाज जी नहीं सकता, आदर्श बहुत जरूरी है। अगर आदर्श नहीं है तो सिर्फ जो है आप पशु हो सकते हैं, आप एनिमल हो सकते हैं और ये जंगल का राज हो सकता है। तो आदर्श बहुत जरूरी है और आदर्श के साथ साथ कैसे हम संतुलन बना करके समाज को सुरक्षित रखेंगे, मानवता को सुरक्षित रखेंगे। और युद्ध मानवता विरोधी है। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर जी। और अंत में नवेंदु जी सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और आगे का अगर कोई प्रोग्राम तय हो गया होगा तो वो भी बताएंगे। लोकनाथ की ओर से आयोजित इस वेबिनार में शामिल सभी साथियों का, विशेषकर आनंद कुमार जी का, संदीप भाई का, शशि शेखर जी का, जो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कई सवालों के जवाब दिए और कई मौलिक प्रश्न भी। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ अनवर जी का, विश्वजीत जी का, राहुल कुमार जी का, जिन्होंने अपने यूक्रेन से संबंधित अनुभव साझा किए, हम लोगों को वहां की जानकारियों से अवगत कराया। और जितने साथी जो साथी सुन रहे थे और उन्होंने अपने सवाल से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया, सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। अभी कुछ उस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने अभी, अगला कार्यक्रम अभी 1-2 दिन में तय होना है, फिर हम लोग साथियों को सूचित करेंगे अलग अलग माध्यमों से। आप सब इसमें जुड़े, सबका आभार, धन्यवाद, नमस्ते।